एक ये नी रिप्लेसमेंट का मटेरियल है और एक ये है ए और बी। ए वाला एक्स अमाउंट का है जो कि 10 साल ड्यूरेबिलिटी है इसकी, और बी प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई अमाउंट का है जिसका 25 साल ड्यूरेबिलिटी। आप कौन सा लेना चाहेंगे? खासकर जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट्स आते हैं जी, उनके पास में पीछे से कोई लिखित वारंटी नहीं आती है। प्राइस टैग से ड्यूरेबिलिटी के साथ क्या मतलब? वो ये सोचकर प्रोडक्ट ले कि मैं या जिसको मैं लगा रहा हूँ कितने साल जीने वाला है, 10 साल जीने की उम्मीद है तो 10 साल वाला लगाऊं या 25 साल वाला लगाऊं? पैरामीटर कैसे होता है कि कंट्री में जब से लॉन्च हुए हैं, लेट से कि कोई इम्प्लांट है जिसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये 25 साल चलेगा, तो उसको 25 साल कहने का मतलब ये होता है कि ये इम्प्लांट 2000 में लॉन्च हुआ था, अमेरिका में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, 25 साल बाद भी देखा जा रहा है कि अमेरिका में 90% लोगों में ये सही काम कर रहा है। 25 साल वाला बोल के महंगा प्रोडक्ट मैंने लिया और सस्ता वाला लगा दिया, मुझे तो खोल के देखना है नहीं कि कौन सा लगा हुआ है। तो उस ऑथेंटिसिटी को कंप्लीट करने के लिए आपके डॉक्टर साहब आपको डब्बा भी देंगे इम्प्लांट का और आपको स्टिकर्स भी देंगे। जैसे फोन का IMEI नंबर यूनिक नंबर होता है, ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली, उसका एक प्रॉपर बारकोड होता है जिसको स्कैन करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंपोर्टेड इम्प्लांट्स का जो बारकोड होता है वो बारकोड US में, अमेरिका में भी कोई पढ़ के बता सकता है कि आपको ये वाला इम्प्लांट लगा है एंड दिस इज अ गुड इम्प्लांट। क्या आप ऐसे भी केसेस देख रहे हैं जहाँ पे 30s 40s में भी, यंग एज में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को? कोविड होने के बाद में तो स्टेरॉइड को एज अ लाइफ सेविंग मेजर यूज किया गया था भारी मात्रा में। स्टेरॉइड से एक बहुत कॉमनली नोन साइड इफेक्ट होता है जिसको AVN बोलते हैं या कूला गलने की बीमारी बोलते हैं। तो जब से कोरोना गया है तब से हमने देखा है कि यंग पेशेंट्स, उस टाइम पे उनको हाई डोज स्टेरॉइड मिला, जान तो बच गई, लेकिन उनके कूले गलने की समस्या हो गई उनको, जिसको AVN बोलते हैं। तो AVN का एंड स्टेज जब AVN हो जाता है तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट एक मात्र सॉल्यूशन होता है। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का, एक एडवांस लेवल का नी रिप्लेसमेंट करने का आमतौर पे एवरेज कॉस्ट क्या है दिल्ली जैसे शहर में? ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग एक घुटना बदलने का खर्चा दिल्ली जैसे शहर में वो 1.5 लाख। नमस्कार, वेलकम टू द राहुल रंजन शो। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बात हो रही है हमारे बॉडी के फाउंडेशन की, हमारे जॉइंट्स, हमारी मोबिलिटी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार गुप्ता, जो एक एम्स ट्रेंड ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, जिन्होंने इंडिया, जर्मनी और UK जैसे कंट्रीज में एडवांस ट्रेनिंग ली है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या नी प्रॉब्लम सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है, डेस्क जॉब और ओबेसिटी का जॉइंट्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्या एक्सरसाइज से सर्जरी अवॉइड की जा सकती है, नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो डर और मिथ्स हैं वो क्या सच हैं, और कैसे 30 to 40 के एज ग्रुप में अपने जॉइंट्स को फ्यूचर के लिए हम सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप 25 के हैं, 40 के हैं या 60 के हैं, ये एपिसोड आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जब तक दर्द शुरू नहीं होता ना, हम जॉइंट्स की वैल्यू नहीं समझते। चलिए शुरू करते हैं द ऑर्थोपेडिक पर्सपेक्टिव विद डॉक्टर तुषार गुप्ता। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने मेंशन किया कि आप एम्स से ट्रेंड हैं, तो क्या आपने कैसे ये करियर का थोड़ा सा ब्रीफ मुझे बताइए, ओवरऑल बैकग्राउंड कि स्टार्टिंग टू स्टडी MBBS और फिर इंटरनेशनली फेलोशिप लेना और फिर अपना खुद का क्लिनिक खोलना, क्या ये जर्नी रही है? सो देखिए राहुल जी, आई वुड टेल यू कि ये जर्नी हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ फॉर्च्यून्स। मतलब मैं किस्मत पे सवार हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे भी जाऊँगा। मैंने MBBS अपना मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया था। MBBS करने के बाद में आई वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर MBBS स्टूडेंट इन दिस कंट्री, आई वॉज इन अ लॉट ऑफ डिलेमा कि क्या करना चाहिए आगे, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। सो समवेयर मतलब कहीं ना कहीं मेरा दिल ऑर्थोपेडिक्स के साथ में पहले से जुड़ा हुआ था। आई वॉज लाइक ये एक ऐसी ब्रांच है कि अगर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बनूंगा तो शायद मैं सबसे ज़्यादा जस्टिस इस ब्रांच के साथ कर पाऊंगा, विच वॉज माई प्राइम आइडिया ऑफ टेकिंग ऑर्थोपेडिक्स। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को एज ऑर्थोपेडिक सर्जन सोचता था, तो मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा भला और सबसे ज़्यादा रैशनल थिंकिंग मैं शायद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होकर रख पाऊंगा। और धीरे धीरे समय का दौर ऐसे गुजरा कि मैंने ऑर्थोपेडिक्स कंप्लीट किया। उसके बाद में अगेन आई वॉज इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि अब आगे मेरे को कौन सी चीज़ में अपनी स्किल्स को ज़्यादा एनहांस करना है।
ओके। एक ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग इंडिया में जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स करते हैं वो हमारी सारी रोटेशंस होती हैं, हमें हर तरह का जॉइंट रिप्लेसमेंट का, आर्थ्रोस्कोपी, दूरबीन की सर्जरीज का, स्पाइन सर्जरीज का, सबका अनुभव, सबका एक्सपोजर मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। तो हमारे को एक बेसिक फेयर आइडिया हो जाता है कि इस ब्रांच में ये स्कोप है, इस ब्रांच में मेरा ये इंटरेस्ट बनता है। तो ऐसे ही मेरे को ऑर्थोपेडिक्स करते करते लगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा खासा इंटरेस्ट बनता है। उसके बाद में देन आई वेंट ऑन, फिर भी आई वाज लाइक कि मेरे को एक श्योरिटी चाहिए, तो मैं आई लेफ्ट दिस प्लेस, आई वेंट टू मुंबई। मैं मुंबई गया फेलोशिप करने। मुंबई इज़ लाइक वन ऑफ द हब्स इन इंडिया टू डू अ जॉइंट रिप्लेसमेंट फेलोशिप। तो मैंने वहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट की फेलोशिप करी एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स ना मुझे ये बात कंफर्म हो गई थी कि यही मुझे चाहिए। क्या बात है। वो पेशेंट जो 15 साल से दर्द सहन करता हुआ आपकी ओपीडी में चल के आता है, आपके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा देकर आपसे नी रिप्लेसमेंट करवाता है, और जब आप उसको ऑपरेशन वाले दिन पे शाम को जाके खड़ा करते हो और उसकी आंखों में जो खुशी होती है और जो उसके परिवार की खुशी होती है, वो खुशी चाहिए थी मुझे। मुझे लगा कि ये मुझे करना है जिंदगी भर। दिस इज व्हाट आई वांट टू सी एवरी डे ऑफ माय लाइफ, कि मैं जाऊं एक ऐसे पेशेंट की ज़िंदगी इस तरह से बदलूं कि उसकी ज़िंदगी एक इंडिपेंडेंस की तरफ जाए, वापस वो काम वो खुद से कर पाए जिसको वो करने के लिए तरस गया था। करेक्ट। और ऐसी ज़िंदगी बदलने का फ़ायदा है। मुझे लगा कि ये दिस इज़ समथिंग आई रियली वुड लव टू डू ऑल माई लाइफ। Then I did my MCH in joint replacement and arthroscopy from AIMS. And I was fortunate enough कि मैं AIMS ऋषिकेश से मैंने किया है। I was fortunate enough कि एकदम by the Ganges, एकदम गंगा के साथ में। क्या बात है। ये 6 साल मैंने वहाँ पे बिताए हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन किया है ऋषिकेश में। बिल्कुल। और मैंने साथ में अपने यूके और जर्मनी से अपनी फेलोशिप्स भी करी हैं, अपनी ट्रेनिंग को और एनहांस करने के लिए, स्किल्स को और एनहांस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे दिल्ली जाके रहना है। अब दिल्ली इतना बड़ा तालाब है, इतनी बड़ी जगह है कि आपको अपना नाम बनाने के लिए अपना काम तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको और भी बहुत सारे स्किल्स चाहिए। राइट। कंपटीशन बहुत हाई है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, इतने एक्सपर्ट्स है ऑल ओवर इंडिया से। बेसिकली आप दिल्ली से नहीं है क्या? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो आपको तो वापस ही आना था। मुझे लगा कहीं और से है, इसलिए आप बोल रहे मुझे दिल्ली जाना है। मेरा कंफर्म था क्योंकि मैं यहीं पर हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन हियर। आई हैव ऑलवेज एनविजन्ड कि मैं दिल्ली में आऊँगा एक दिन और मैं ऐसा काम करूँगा। धीरे धीरे उस विजन को शेप मिलता गया। मैंने शायद शुरू में ये नहीं सोचा था MBBS लेते हुए कि मैं एक दिन ये काम कर रहा हूँ, बट जैसे जैसे शेप मिलती गई मेरे सपनों को, वैसे वैसे मैं और फोकस होता गया कि दिस इज वेयर आई वांट टू बी। बिफोर स्टार्टिंग योर ओन क्लिनिक इन पंजाबी बाग दिल्ली, डिड यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन? सो बेसिकली इट्स लाइक मेरी सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट सेटअप में रही है। तो इंडिया में गवर्नमेंट सेटअप और प्राइवेट सेटअप दो स्टार्क एंटिटीज, अलग एंटिटीज होती हैं एकदम। गवर्नमेंट में आपको अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है, गवर्नमेंट में आपको ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा भीड़, ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता है। यहाँ पे प्राइवेट में तो बहुत सिलेक्टिव लोग आते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें गवर्नमेंट ट्रेनिंग इतनी अच्छी मिल जाती है कि हमारे हाथ बहुत खुल जाते हैं। और साथ साथ हमें परख हो जाती है कि हमें किस तरह के मरीज को हम हाथ लगाएंगे और उस मरीज का भला होएगा। क्या बात है। तो उसके बाद में डिपेंड्स ऑन फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आई चोज प्राइवेट प्रैक्टिस। मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस में आना था क्योंकि आई वांटेड टू हैव माय ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं चाहता था कि मैं जो काम करना चाहता हूँ अपने विजन को क्लियरली डे वन से वो काम करना है, एंड आई वांट टू एक्सेल इन दैट। मैं एक काम को करने के लिए 10 साल के लिए तरस जाऊं, या जो काम मैंने सीख लिया है ऑलरेडी और वो काम मुझे कोई करने ना दे, ये मुझे मंजूर नहीं था। तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था आई विल गेट इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस, आई विल स्टार्ट माय ओन क्लिनिक समडे। ये जो नाम है ऑर्थोस्फेयर क्लिनिक मैंने जो दिया हुआ है, इस नाम को मैंने 2 साल पहले ही सोच लिया था और अपना बना लिया था कि अब मेरे को इसी पे काम करना है। तो most of the people who are connected with me today, शायद उनको मेरा नाम ऑर्थोस्फेयर याद होगा, तुषार गुप्ता बाद में याद आता होगा। वेरी नाइस। तो आपको कोई भी चीज़ अगर बनानी होती है तो अच्छा लगता है ना, आप अपने ब्रांड को अपने बेबी की तरह पालते हैं। बिल्कुल। दिन रात सोचते हैं, सुबह उठते जागते, जब आप क्लिनिक खोलते हैं लोगों के लिए प्लानिंग करते हैं कैसा लोगो होना चाहिए। जब वो प्लेस होता है क्लिनिक पे, किसी भी स्टार्टअप बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो हेल्थ केयर में आप हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो,
तो अपना ब्रांड ज़्यादा पॉपुलर हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, हर बाप को अच्छा लगता है उसका बच्चा पॉपुलर हो, उसके नाम से मुझे जाना जाए। एब्सोल्युटली, तो ऑर्थोस्पेयर इज एब्सोल्युटली योर चाइल्ड। यस डेफिनेटली। अच्छा, तो एक लेसन बहुत अच्छा मिला है हमारी बात के थ्रू कि गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आप प्राइवेट में आए बिकॉज यू हैड फ्रीडम टू Yes. यू नो वर्क ऑन योर ओन आइडियाज, Yes. इनोवेशन कर सके। क्योंकि आप जब वहाँ काम करते हैं तो वहाँ पे जो सीनियर्स की गाइडेंस है, अगर आपने इनोवेशन डाला तो वो ब्रीच कहा जाता कि भाई सीनियर्स की गाइडलाइन तुम फॉलो नहीं कर तो अपना दिमाग मत लगाओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट बिजनेस में आना, अपने क्लिनिक की तरफ जाना एक लेसन है लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ना दिन रात लगे होते हैं और प्राइवेट की अपॉर्चुनिटी छोड़ के 5-7 साल सिर्फ तैयारी में लगे रहते हैं और पता नहीं उनको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, और नहीं भी मिलती है बहुत लोगों को। मुझे ऐसा भी लगता है कि हर इंसान का अपना एक बैकग्राउंड होता है, एक स्टेबिलिटी होती है जो उनके परिवार और उनके पेरेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं। आई एम लकी इनफ कि मेरे पास वो स्टेबिलिटी थी, मेरे पेरेंट्स मेरे बैकबोन बन के रहे कि बेटा आपको जो करना है आप करो। हमेशा हर किसी के लिए ये वो चॉइस backing नहीं शायद मिलती। ठीक ना हो, तो बहुत सारे लोग स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा वाउच करते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स आर गुड बिकॉज आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो रही हैं, बढ़ रही हैं, निरंतर इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। हाँ। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आपको इफ़ यू वांट टू बी योर ओन बॉस, अगर आपको अपने लिए काम करना है और आप उतने सक्षम भी हैं और इतने कॉन्फिडेंट भी हैं कि यस दिस इज समथिंग आई कैन डू And it एंड is आई going to कैन डू इट एज गुड एज एनीवन एल्स कैन। हम्म। तो अगर आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं तो वाई नॉट गेट इनटू अ प्राइवेट प्रैक्टिस, वाई नॉट स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, वाई नॉट स्टार्ट योर ओन क्लिनिक, वाई नॉट स्टार्ट योर ओन हॉस्पिटल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बैक टू टॉपिक। तो आपने अपने बायो में लिखा है ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन तो इसी का सब ब्रांच है ना। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते तो भी तो आप थे ही जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। सो आपने एक बहुत अच्छी चीज़, अच्छा टॉपिक उठाया है और यू नो लाइक वेरी फ्यू पीपल आस्क मी दिस थिंग। बट क्या है ना, जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग थी ऑर्थोपेडिक्स की, इट ऑलवेज यूज टू बी लाइक यू नो आपने एमएस ऑर्थोपेडिक्स कर लिया, आपने मास्टर्स कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया ऑर्थोपेडिक्स में, एंड नाउ आप फ्रैक्चर भी ट्रीट कर रहे हैं, आप जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं, आप आर्थ्रोस्कोपी भी कर रहे हैं, आप स्पाइन भी कर रहे हैं। धीरे धीरे विद एडवांसिंग टेक्निक्स एंड एडवांसिंग वर्ल्ड, दुनिया में जैसे जैसे तकनीकों का एवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आप सब कुछ नहीं सीख सकते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू बी द किंग ऑफ एवरीथिंग। तो या तो आप एसोसिएशन बनाइए कि मैं स्पाइन बहुत अच्छा करता हूँ, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के साथ एसोसिएशन बना लेता हूँ। एसोसिएशन बनाने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आप परख सकते हैं अपने आप को कि मैं ये काम बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, जैसे मैंने अपने आप को टाइम दिया अपनी पीजी के बाद में कि क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट ही सही ब्रांच है मेरे लिए। जब मुझे उसमें काम करके किसी सीनियर सर्जन के अंडर विश्वास हुआ कि हाँ यही वो चीज़ है मुझे करनी है, तब मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं फॉर्मली परसू करूँगा। तो मेरे ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट अलग से लिखने का कारण ये है कि आई एम फॉर्मली ट्रेन्ड, आई हैव डन माई सुपर स्पेशलाइजेशन इन जॉइंट रिप्लेसमेंट विच अ वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया होल्ड, और वो मैंने एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से करी है, एंड आई होल्ड इट विद ग्रेट प्राइड बिकॉज मैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट का काम करता हूँ, आई ट्राई टू डू एंड आई एम एबल टू डू विद गॉड्स हेल्प ऑल्सो, दैट आई एम एबल टू डू इट एज गुड एज एनी अदर पर्सन कैन डू। करेक्ट, वेरी नाइस। अच्छा, मैंने अपने रिलेटिव्स में लोगों को तकलीफ से तड़पते हुए देखा है। बहुत तकलीफ में होते हैं वो लोग जिनके नी में प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल वॉक करने में भी परेशानी, फिर स्टेयर्स चढ़ने में तो लगता है कि उनकी जान निकल रही है, चढ़ना उतरना। मेरे रिलेटिव में एक और पर्सन है जिनके हिप में प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं सकते, वो खड़े नहीं हो सकते, वो चल नहीं सकते। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में उनको भी दिखाया। तो ये डिपार्टमेंट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बढ़ते एज के साथ मैंने देखा है कि लोगों के नी में, हिप में बहुत प्रॉब्लम आती है। इससे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव का जब नी रिप्लेसमेंट हुआ तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि एक ये नी रिप्लेसमेंट का मटेरियल है और एक ये है, ए और बी। ए वाला एक्स अमाउंट का है जो कि 10 साल ड्यूरेबिलिटी है इसकी, और बी प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई अमाउंट का है जिसका 25 साल ड्यूरेबिलिटी है। आप कौन सा लेना चाहेंगे?
तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऐसा क्यों है। मतलब कोई इंसान कोई भी चाहेगा कि लॉन्ग टर्म का ही उसकी लाइफ रहे, तो प्राइस टैग से ड्यूरेबिलिटी के साथ क्या मतलब? वो ये सोचकर प्रोडक्ट ले कि मैं या जिसको मैं लगा रहा हूँ कितने साल जीने वाला है, 10 साल जीने की उम्मीद है तो 10 साल वाला लगाऊं या 25 साल वाला लगाऊं। तो ये थोड़ा सा मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि इस तरीके से क्यों है मार्केट में। तो आई थिंक राहुल जी आपने बहुत ही बढ़िया एक सवाल मुझसे पूछा है, बिकॉज ये एक पर्सपेक्टिव है जो शायद मैं कभी सोच नहीं पाया कि पेशेंट को बुरा भी लग सकता है अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ किसी चीज़ को। तो देखिए इसका कारण क्या है ना, कि हम कोई भी मटेरियल मार्केट से खरीदते हैं। लेट्स से कि हमने ये माइक खरीदा, ये माइक पीछे से लिखित में आता है कि इसकी 1 साल की वारंटी है, अगर आपको कोई परेशानी होती है आप हमारे पास लाइए, हम इसको रिपेयर कर देंगे। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस या मेडिकल इम्प्लांट्स, खासकर जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट्स आते हैं जी, उनके पास में पीछे से कोई लिखित वारंटी नहीं आती है। ओके। तो उनको जज करने का पैरामीटर कैसे होता है कि जिस टाइम वो दुनिया में लॉन्च हुए, तो पहले जनरली ये इंपोर्टेड इम्प्लांट्स, हम हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स जो होते हैं इंपोर्टेड कंपनीज के होते हैं, कहीं ना कहीं से इंपोर्ट होके भारत में आ रहे हैं। तो ये पेरेंट कंट्री में जब से लॉन्च हुए हैं, लेट्स से कि कोई इम्प्लांट है जिसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये 25 साल चलेगा, तो उसको 25 साल कहने का मतलब ये होता है कि ये इम्प्लांट 2000 में लॉन्च हुआ था, अमेरिका में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, 25 साल बाद भी देखा जा रहा है कि अमेरिका में 90% लोगों में ये सही काम कर रहा है। ओके, तो उससे पता चल गया कि इसकी ड्यूरेबिलिटी 25 साल तो है। एग्जैक्टली। तो इससे मुझे पता लग गया कि इसकी ड्यूरेबिलिटी 25 साल है। वहीं एक और कंपनी है जिसको अभी कंपनी लॉन्च हुए, या उस कंपनी के उस इम्प्लांट को लॉन्च हुए ही 10 साल हुए हैं अभी। ओके, हमें पता है कि 10 साल ये चल चुका है। तो ये वैसा ही होता है कि एक कोई बच्चा है, वो 25वां बर्थडे अपना मना रहा है, क्या वो 50 साल का होगा या नहीं, ये हमें तभी पता लगेगा ना जब उसका 50th बर्थडे आएगा। तो जो इम्प्लांट्स को आए हुए मार्केट में 25 साल हो चुके हैं और उनकी सर्वाइवरशिप अच्छी पाई गई है, वैसे ही बीतते टाइम के साथ में उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, ओके, उनके ऊपर सर्जन्स की रिलायबिलिटी भी बढ़ती जाती है। और क्योंकि आजकल जो पेशेंट्स हैं वो एक कंज्यूमर भी हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, इसलिए हमें पेशेंट को दोनों ऑप्शन देने पड़ते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को कहीं और से मिस इन्फॉर्मेशन मिले कि आपका नी रिप्लेसमेंट हम इससे इतनी कम कॉस्ट में कर देंगे और वो पेशेंट को 10 साल वाला इम्प्लांट यूज कर रहे हो। तो जो डॉक्टर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है माइंड में। यस, अगर उसने 25 साल वाला चूज किया और लगवा लिया, वो तो इसी बिलीफ में है ना कि मुझे 25 साल वाला लगाएंगे। कहीं माइंड में डाउट आ गया तो कि कहीं 25 साल वाला बोल के महंगा प्रोडक्ट मैंने लिया और सस्ता वाला लगा दिया, मुझे तो खोल के देखना है नहीं कि कौन सा लगा हुआ है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के, उनको हम हमेशा जो भी हमने इम्प्लांट डाला है अंदर उनके घुटने के, उसकी फोटोग्राफ भी देते हैं, उसके बॉक्सेस भी देते हैं, और बॉक्सेस पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिकर्स की कॉपीज आती हैं। उसका कुछ जैसे फोन का IMEI नंबर, यूनिक नंबर होता है, ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली, उसका एक प्रॉपर बारकोड होता है जिसको स्कैन करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंपोर्टेड इम्प्लांट्स का जो बारकोड होता है, वो बारकोड US में, अमेरिका में भी कोई पढ़ के बता सकता है कि आपको ये वाला इम्प्लांट लगा है एंड दिस इज अ गुड इम्प्लांट। ओके, तो ऑथेंटिसिटी को हम पूरा फुल प्रूफ मेंटेन करते हैं, ताकि पेशेंट को एज अ कंज्यूमर, बेसिकली जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप उसका बिल लेते हैं, आप उसका अंदर वारंटी कार्ड को स्क्रैच करके उसको रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, तो हमने सेम प्रोसीजर इसमें भी बनाया हुआ है। ओके, तो बहुत सारे लोग जो हैं जो मेरे पास में आते हैं कि डॉक्टर साहब हम नी रिप्लेसमेंट, मतलब कभी कभी मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं कि डॉक्टर साहब हम आपसे तो 2000 किलोमीटर दूर हैं बट हम नी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, हमें मतलब कैसे ये एश्योरेंस होगी कि डॉक्टर साहब जो इम्प्लांट बोल रहे हैं वही इम्प्लांट डालेंगे। तो मेरा पहला जवाब तो ये होता है कि देखिए, जिस सर्जन से आप ऑपरेट करवाने वाले हैं, सबसे पहला जो स्टेप है, जो सीढ़ी है, वो है ट्रस्ट की। अगर आप उनको बिलीव करते हैं, अगर आप उन पे भरोसा करते हैं, तभी आप उनसे सर्जरी करवाएं, अदरवाइज यू विल नेवर बी हैप्पी। एंड सेकेंड इज कि उस ऑथेंटिसिटी को कंप्लीट करने के लिए आपके डॉक्टर साहब आपको डब्बा भी देंगे इम्प्लांट का, आपको फोटो भी देंगे और आपको स्टिकर्स भी देंगे, बिकॉज़ दैट इज माय यूजुअल प्रैक्टिस। वो डब्बा उसके फैमिली मेंबर के सामने खोल के डब्बा दे दिया और प्रोडक्ट ले लिया, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो हम बॉक्स को लेके आते हैं, जो कंपनी से बॉक्स आता है, वो कंप्लीट स्टेराइल पैकिंग में आता है। अच्छा, तो उसको स्टेराइल तरीके से पैक किया होता है, उसको हम एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में ही खोल सकते हैं, वो इन्फेक्शन आ सकता है। तो इसलिए हम उसको खोलते तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही हैं, बट अगर कोई पेशेंट मुझसे वीडियो की भी डिमांड करता है, तो मैं पेशेंट को वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, ताकि यहाँ मैटर पैसे का नहीं है,
मैटर है कि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल दे आर एक्सपेक्टिंग यस कि ये मेरी लाइफ में आगे काम आए, तो वो उसको कंफर्मेशन रहेगा, एक अश्योरेंस रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पेशेंट सेटिस्फैक्शन। जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, आजकल पेशेंट सेटिस्फैक्शन होता है। तो अगर मेरे पेशेंट को इससे 2 पैसे की खुशी मिलती है, आई डोंट माइंड डूइंग दैट, बिकॉज मैं ऑथेंटिक प्रैक्टिस करता हूँ और मेजॉरिटी लोग ऑथेंटिक प्रैक्टिस करते हैं, तो यू नो नोबडी रियली माइंड्स। लेकिन पता है क्या, ये तो आपकी अच्छाई है कि ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे पेशेंट का ये सेटिस्फैक्शन चाहिए। कई आपके डिपार्टमेंट में डॉक्टर ऑफेंडेड भी फील करते हैं कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, अब मैं तुम्हें डब्बे भी दिखाऊं क्या, तो वहाँ पे ना बहुत सीरियस मैटर हो जाता है। तो आई थिंक यू नो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हर चीज़ को पोर्ट्रे करने का एक तरीका होता है। अगर मेरा पेशेंट मुझसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो मेरे को तो बल्कि खुशी होती है कि यू नो आजकल मेरा पेशेंट इतना अवेयर है कि मेरा पेशेंट मुझसे ये चीज़ मांग रहा है। मतलब पहले मुझे पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता था कि देखिए ये मैं आपको बॉक्स दे रहा हूँ, ये मैं आपको स्टिकर्स दे रहा हूँ, इनको आप संभाल के रखिएगा, ये आपका फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट है, इसमें भी सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, इसको कोई भी स्कैन करके पता कर सकता है। आजकल मेरे को पेशेंट को बताना ही नहीं पड़ता। हाँ, आजकल पेशेंट सामने से पूछता है, सोशल मीडिया इतने वीडियो देख के आते हैं ना वो तो यू नो मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरे को लगता है कि चलो माय पेशेंट इज इन्फॉर्म्ड। मेरे को इन्फॉर्म्ड पेशेंट बहुत बढ़िया लगते हैं, बिकॉज यू नो इन्फॉर्म्ड पेशेंट है, अगर वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, अपना सर्वे कंप्लीट करने के बाद में, सब जगह से ज्ञान लेने के पास मेरे पास अगर ऑपरेट करवाने के लिए आ रहा है, तो मुझे उसमें कहीं ना कहीं खुद पे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इस पेशेंट ने मुझे चूज किया है। अच्छा, पेशेंट को कब पता चले कि सच में उसको सर्जरी की ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, या सिर्फ ट्रीटमेंट, मेडिसिन, इंजेक्शंस और इन सब से भी फ़ायदा मिल सकता है आराम में, और मतलब दर्द में आराम मिल सकता है और उसको सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए? कैसे आप ये तो देखिए कि जब मेरे पास पेशेंट ओपीडी में आता है, तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग सिस्टम्स हैं, जो मतलब वो मेरे पर्सनल बनाए हुए नहीं है, वो इंटरनेशनली एग्जिस्ट करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। बट अगर कोई पेशेंट घर बैठे ये जानना चाहता है कि क्या मतलब घुटने में दर्द है, उनको एक डॉक्टर ने बोला है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, एक डॉक्टर साहब ने बोला है आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो अब पेशेंट डिलेमा में है और वो घर पे है। तो मेरा आइडिया ये रहता है, मैं हमेशा पेशेंट को जब टेलीफोनिकली बात करता हूँ, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि देखिए, अगर आपको अपनी दिनचर्या करने में दिक्कत हो रही है, जो रूटीन काम आप आज से 5 साल पहले कर पाते थे, आप उनको नहीं कर पाते, अगर इससे आपकी सोशल इंटरेक्शन, आपके आना जाना, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलना अगर इम्पैक्ट हो रहा है, अगर आप बाहर जाने से पहले 2 बार ये सोचते हैं कि अगर आज मैं 2 घंटे के लिए बाहर चली गई तो वापस आके मेरे को घुटने में सेक करना पड़ेगा क्योंकि दर्द हो जाएगा, और साथ साथ आपकी पेन किलर की रिक्वायरमेंट निरंतर बढ़ती जा रही है, या फिर आपके पैरों में डिफॉर्मिटी आ गई है, टेढ़ापन आ गया है, कि लोग आपको टोकने लग गए हैं कि आपकी चाल में कितना ज़्यादा लचकपन आने लग गया है, आपके पैर टेढ़े हो गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका शरीर आपको खुद संकेत दे रहा है कि आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। ओके। बट अगर आपका गाड़ी ऐसे चल रही है कि आप अपने रूटीन काम को कर पा रहे हैं, ये वो पेन भी कितना पुराना है ये भी मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि तुरंत हुआ है तो शायद ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए, लेकिन बहुत लंबा चला आ रहा है, सारे दवाइयाँ ले चुके हैं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है, साल 2 साल 2.5 साल, तब लगता होगा कि नहीं अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा जो भी पेशेंट नी आर्थराइटिस के आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरे देख के हम बोल देते हैं। मेरे पास कुछ पेशेंट्स एक्सरे लेके आते हैं, मतलब पेशेंट को नहीं लेके आते, उनके रिश्तेदार सिर्फ एक्सरे लेके आते हैं, डॉक्टर साहब आप ये एक्सरे देख के बता दीजिए कि इसमें नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है या नहीं। तो मेरा एक बहुत सिंपल सरल जवाब होता है, पहले तो मैं एक्सरे देखता हूँ, एक्सरे को बैठा लेता हूँ अपने दिमाग में कि ठीक है चलो ये है पेशेंट की ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये स्थिति भी हो सकती है, बट फिर मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, देखिए मैं ना एक्सरे का इलाज नहीं करता हूँ, मैं मरीज का इलाज करता हूँ, आप मरीज को ले आइए मेरे पास में। क्योंकि उसी मरीज का बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज को दिक्कत बहुत ज्यादा है और एक्सरे में दिक्कत कम है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्सरे में दिक्कत बहुत ज्यादा है और मरीज बोल रहे हैं मुझे इतने लक्षण नहीं है। तो दोनों ही चीजों में ट्रीटमेंट अलग अलग होएगा। तो मैं कभी भी खाली एक्सरे देख के, खाली रिपोर्ट्स देख के ये नहीं डिसाइड करता हूँ कि इस पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए, सिम्टम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम कितने टाइम से है, किस प्रकार की प्रॉब्लम, वो तो एग्जैक्टली पेशेंट ही बताएगा। और मेरे लिए तो रोज का काम है, बट पेशेंट के लिए तो जिंदगी में एक ही बार होना है ना, उसके लिए तो वही जॉइंट रिप्लेसमेंट है। मैं सिर्फ एक्सरे देख के ये कमेंट नहीं करता है। जैसे आपने बताया कि कई लोग आ जाते हैं एक्सरे लेकर, तो वैसे केस में तो ज़्यादातर वैसे ही लोग होंगे जिनके रिलेटिव्स बहुत दूर रहते होंगे, दिल्ली से 1000-2000 किलोमीटर दूर। तो अगर कोई पेशेंट आपसे अप्रोच करना चाहता है और वो बोलता है कि ये एक्सरे मैं भेज दूंगा और वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन कर लूँ, तो क्या ये संभव है?
तो देखिए कुछ केसेस में ऐसा संभव हो पाता है, मतलब डेफिनेटली पेशेंट को बिल्कुल ही नहीं देखने से तो अच्छा है कि मैं उसको वीडियो कॉल पे देख लूँ, एटलीस्ट पेशेंट बता सके अपने बता सिम्टम्स और सके। प्रॉब्लम्स। लेकिन हमेशा मतलब बहुत ही एडवांस केसेस होते हैं, बहुत ही ख़राब केसेस होते हैं, तो उनमें कहना फिर भी पॉसिबल हो पाता है कि इनको एटलीस्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। उसके आगे भी हमें क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी ये हम पेशेंट देख के डिसाइड करेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऐसा लगता है कि पेशेंट की जॉइंट रिप्लेसमेंट करने से उसका भला होएगा, बट फिर भी मैं एक बार पेशेंट को इन पर्सन ज़रूर देखना चाहूँगा कि पेशेंट को कितनी समस्या है, पेशेंट की चाल कैसी है, पेशेंट की मसल पावर कितनी है, मांसपेशियों में कितनी शक्ति है, कितनी नहीं है, उसकी डिफॉर्मिटी जो पैर में टेढ़ापन आ गया है वो फिक्स्ड है या उसको करेक्टेबल है कैसा नहीं, जो हमारे साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं जी। उससे ना सिर्फ ये डिसीजन बनाने में मदद मिलती है कि पेशेंट को सर्जरी की डायर रिक्वायरमेंट है या नहीं, बल्कि ये भी डिसाइड करने में मदद मिलता है कि हमें पेशेंट को किस तरह की सर्जरी ऑफर करनी है, पेशेंट को किस तरह के इम्प्लांट्स की ज़रूरत है। तो इम्प्लांट्स में चॉइस सिर्फ कंपनी की नहीं होती है, बल्कि इम्प्लांट के ग्रेड्स होते हैं कि छोटा इम्प्लांट है या हमें इम्प्लांट के साथ रॉड भी डालने की ज़रूरत है, या इम्प्लांट को लिगामेंट की पूर्ति करने के लिए बीच में हिंज भी चाहिए। ये सब बातें हमें पेशेंट को देख के ज़्यादा बेहतर असेसमेंट हो पाता है। एक जो सर्जरी होता है, चाहे वो जॉइंट हो, हिप हो या शोल्डर हो, तो वो रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कितना टाइम लगता है पेशेंट को अपने नेचुरल वे ऑफ वॉक या नॉर्मल लाइफ में आने में सर्जरी के बाद? तो देखिए जो आजकल एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट टेक्निक्स आ गई हैं, जो एडवांस पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स आ गई हैं, देखिए क्या है ना कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की दुनिया तो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो गई थी आज से 5-7 साल पहले तक भी, लेकिन अब पेन मैनेजमेंट की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट तो बढ़िया आज से 7-8 साल पहले भी खूब हो रहा था, ओके। लेकिन पेन मैनेजमेंट एक ऐसा फोटे था जहाँ पे पेशेंट को लगता था डॉक्टर साहब ठीक है, मतलब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अभी 2-3 महीने बाद मेरे को बढ़िया लग रहा है, लेकिन मेरे को ना ऑपरेशन के टाइम पे बहुत दर्द हुआ था। तो अब पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स बेहतर होने के साथ में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती दिखाई दे रही है बहुत हद तक। तो हम किसी भी पेशेंट का रूटीन अगर कोई नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट का करते हैं तो हमारा बहुत फिक्स्ड प्रोटोकॉल है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। आज हम सर्जरी कर रहे हैं, आज शाम को जाकर हम पेशेंट को खड़ा कर देते हैं अपने कदमों पे, पूरा वेट डाल के। कितना पेन फील करता है वो? तो पेशेंट बियरेबल पेन रेंज में होता है। पेशेंट को कट किया है, सर्जरी हाँ, किया है, पूरा पुराना नी हटा के आर्टिफिशियल नी इम्प्लांट किया है, उसको कोई पेन नहीं होता 24 घंटे में? क्या वो पेन रिलीफ मेडिसिन का कमाल रहता है? पेन रिलीफ मेडिसिन का कमाल तो रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज लोग सर्जरी को तो कंसिडर करते हैं, बट ये नहीं कंसिडर करते कि जो उसका 15 साल से पेनफुल फैक्टर था हमने उसको तो ओमिट कर दिया है, उसको तो हमने शरीर से हटा दिया है। पहले वाले प्रॉब्लम्स को से रिलीफ मिला तो उसके उसके कंपैरिजन में बहुत ये कम है सर्जिकल पेन पेशेंट को बहुत बियरेबल लगता है। हाँ, और कुछ दिन बियर करना, उसके बाद फिर मजे ही मजे हैं जो आप 2 साल 3 साल 4 साल से सह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पेशेंट को सेम डे खड़ा कर देते हैं, अगले दिन पूरा वजन डाल के वॉकर के साथ में या स्टिक के साथ में चला देते हैं पेशेंट को। दूसरे दिन पे सीढ़ियां चढ़वाते उतरवाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। दूसरे ही दिन और दूसरे ही दिन हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स डिस्चार्ज होकर घर भी चले जाते हैं। सेफ रहता है उसमें, लोड लाना, स्टिच है, सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आजकल सूचनिंग टेक्निक, सिलने की टेक्निक भी इतनी बेटर हो चुकी है कि हमें कोई डर नहीं रहता है इस एस्पेक्ट में। तो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो जनरली जब आप पेशेंट को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, इंसान का वेट बहुत ज्यादा फिर भी ऐसा ही करते हैं, फिर भी ओबेस आदमी है तो प्रोटोकॉल सेम रहता है, हमारा प्रोटोकॉल सेम रहता है। लोड बढ़ गया ना नी पे। हाँ, लोड हम तो चाहते हैं। देखिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, जो नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स होते हैं, जब उनका सवाल ये होता है ना कि डॉक्टर साहब बेड रेस्ट कितना करना पड़ेगा, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये सर्जरी हम आपको बेड पे लाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सर्जरी हम आपको बेड से उठाने के लिए कर रहे हैं। अगर मुझे आपको बेड रेस्ट ही देना होता तो मैं आपको सर्जरी क्यों ऑफर करता? तो दैट इज़ हाउ लाइफ चेंजिंग जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आर। जो आम धारणा है वो ये है कि फलाने दिन हमें बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, फलाने दिन हमें ये करना पड़ेगा। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये समझाता हूँ कि देखिए, आप रूटीन एक्टिविटीज़ जो आपकी दिनचर्या के लिए ज़रूरी हैं, आपको वॉशरूम जाना है, आपको नहाना है, आपको खुद अपने आप वॉकर पे चल के जाना है, इतना हम आपको मोबाइल कर देंगे हॉस्पिटल से भेजने से पहले। कितने दिन में? दूसरे दिन पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। सेकेंड डे वी डिस्चार्ज द पेशेंट आफ्टर सर्जरी। आपको सुपरविजन रखने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम पेशेंट के जो पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उस पर भी बराबर ध्यान देते हैं, और साथ साथ हम पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी दिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो हो गया, हम पेशेंट को अपने सुपरविजन में चलवाते हैं,
हमारी जो फिजियोथेरेपी टीम है वो बढ़िया से काम करती है ऑपरेशन के बाद में। जैसे ही हमारी सर्जरी खत्म होती है हमारी फिजियोथेरेपी टीम एक्टिवेट हो जाती है कि अब हमारा रोल अदा करने का टाइम आ गया है। और ऐसे ही मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप जब घर भी जाएं तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें, बिकॉज यू नो सर्जरी वेल डन इज लाइक 70% वर्क डन। 30% काम अभी भी बचा होता है फिजियोथेरेपी, वो फिजियोथेरेपी का। एंड इनफैक्ट स्पोर्ट्स इंजरी में तो ये रेशो 50-50 है। जो आर्थ्रोस्कोपी की सर्जरीज होती हैं, दूरबीन की सर्जरी दैट हम वाज करते गोइंग हैं। टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कि आपने बता दिया, फिजियोथेरेपी का कितना रोल रहता है? फिजियोथेरेपी हैज़ अ बिग रोल। मतलब मैं बोलता हूँ कि आपको अगर फिजियोथेरेपी नहीं करवानी है ऑपरेशन के बाद में तो आप प्लीज़ किसी और से सर्जरी करवा लें, क्योंकि जो आपको ऐसा बताएंगे कि फिजियोथेरेपी तो करनी ही नहीं या फिजियोथेरेपी से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तो अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि मांसपेशियाँ वही रहनी है। हमने जब ऑपरेशन करना है तो हमने आपकी सिर्फ हड्डी के डैमेज 9 mm हिस्से को हटाना है और उस पर कैप लगानी है, ओनली 9 mm। वो सिर्फ 9 mm हाँ, होता जो है? हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना, जिसमें लोगों को लगता है पूरा पूरा घुटना न्यू, बदल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें हम सिर्फ ऊपर वाली थाई बोन के नीचे वाले हिस्से में से 9 mm हड्डी हटाते हैं और नीचे वाली बोन यानी टिबिया लेग बोन के ऊपर वाले हिस्से में से 9 अच्छा, mm जो हड्डी जॉइंट वाला हिस्सा है बस वही घिस जो गया है। रोल कर रहा है आपस में, हाँ, 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 सिर्फ हाँ। उतने 9 mm हिस्से को हम हटाते हैं और उस पे नई कैप्स लगा देते हैं। तो ओके, दैट इज व्हाट नी रिप्लेसमेंट इज। तो बहुत सारे बहुत लोगों को को ये मिथ होगा कि पूरा नी रिप्लेसमेंट में पूरा नहीं। पूरा घुटना ही चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं करते हैं, सिर्फ उतना ही हिस्सा हम करते हैं। तो जब हम उतना हिस्सा करते हैं और हमारी मांसपेशियां इंटैक्ट रहती हैं, मसल्स वही रहती हैं, जितनी स्ट्रेंथ आपकी मसल में ऑपरेशन से पहले होगी वो तो आपके लिए ऑपरेशन के बाद अच्छा होगा। तो हिप मैं में तो भी सेम चीज है, 9 हिप में mm भी का ही सेम गेम चीज है। है, बिल्कुल। हिप में 9 mm नहीं रहता। हिप में जो है हमारा जनरली इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो मोस्टली जो थाई बोन का हेड होता है वो गोलाई आकार का होता है, उसको फिमोरल हेड बोलते हैं। तो वो फिमोरल हेड और उसकी छत में खराबी आ जाती है, Okay. हिप आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं कॉमनली, या एवीएन की समस्या के बाद ये आमतौर पे इंडिया में देखा जाता है। वो कूला गलने की बीमारी होती है, तो वो जो गला हुआ हिस्सा होता है हम उसको हटा देते हैं और उस बॉल को रिप्लेस किया जाता है। तो अलग अलग जॉइंट में अलग अलग हिसाब चलता है, बट मोस्ट कॉमनली नी रिप्लेसमेंट आता भी है हमारे पास में। हिप रिप्लेसमेंट्स भी हम काफ़ी करते हैं, बट नी रिप्लेसमेंट में खासी ये धारणा होती है, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट का जो मरीज़ होता है ना वो इतना त्रस्त हो चुका होता है, इतना परेशान हो चुका होता है, बहुत पेन है, क्योंकि वो चल नहीं पाता है ढंग से। हाँ, उसके बैठ नहीं पैर सकता। में फर्क आ जाता है और उसको एक सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है। मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी लचक देख के मुझे 10 लोग टोकेंगे कि लचक के क्यों चल रहा है। तो उनकी सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो तो खुद मोटिवेट होकर हम तक पहुंच जाते हैं। बट नी रिप्लेसमेंट का मरीज जो होता है उनको कभी कभार इन बातों का एहसास करवाना पड़ता है कि आप जिस घुटने के दर्द को कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब गोली खा के काम तो चल रहा है, आपने अपनी इच्छाएं तो दबा ली सारी। इंडिया में क्या है ना कि 60-65 साल तक हर व्यक्ति काम कर रहा है और हर व्यक्ति उसके बाद में काम कर रहा है अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, जो इंडियन मेंटालिटी है। और दूसरा ये कि हम एक डिसेंट लाइफस्टाइल जी पाएं, या 60-65 के बाद में जो हमारी इच्छा हो हम उतना काम कर पाएं। उतना काम करने की भी क्षमता खो देता है वो इंसान जिसको नी रिप्लेसमेंट की ट्रूली ज़रूरत होती है। बट वो इंसान घर पे बैठ जाता है, रोज़ एक गोली दर्द की खाता रहता है और कहता रहता है डॉक्टर साहब मेरा काम तो चल रहा है। काम आखिर कहाँ चल रहा है आपका? किडनी पे भी बहुत बिल्कुल प्रभाव असर पड़ता है ऐसे बिल्कुल पड़ता है। मेडिसिन का, पेन बिल्कुल। वाले मेडिसिन का। बिल्कुल पड़ता है। और इंडिया में क्या है ना, ये सारी ड्रग्स OTC ओवर द काउंटर अवेलेबल है। आप केमिस्ट की शॉप से जाके सीधे दर्द बिना का पता प्रिस्क्रिप्शन ले के ले सकते हैं। लीजिए। बिल्कुल। तो आप वो लेके ये सोच लेते हैं कि आपके घुटने का दर्द तो कम हो गया है, वो ठीक तो होता नहीं है, वो सिर्फ कम हो जाता है। और लेकिन जो आपको और उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसका क्या? तो ऐसे पेशेंट को जब मेरे पास आता है पेशेंट, जब मैं उनको समझाता हूँ कि आपने क्या क्या खो दिया है इस पूरी जर्नी में, तब पेशेंट को शायद रियलाइज होता है कि वाकई में मतलब डॉक्टर साहब, चाहे वो मेरी बात को नी रिप्लेसमेंट के लिए राजी हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात समझ आ जाती है कि मैं अपनी सोशल लाइफ पे लूज कर रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट, पूरी जिंदगी मेहनत की, अब जीने का टाइम है, रिलैक्स रिटायरमेंट का, तो वहां पे अब तकलीफ में पड़े हुए। बिल्कुल। उस टाइम में इंसान को क्या चाहिए कि हम बाहर जा पाए, हम एटलीस्ट पार्क में घूम सके, अपने पोते पोतियों के साथ खेल सके, हम अपने सोशल लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ जाके मिल सके, या हमें उस तीर्थ यात्रा पे जाना है, हमें वहां घूमने जाना है, हम वहां जा पाए। तो आप कैसे जाएंगे जब तक आपके घुटने में दर्द होगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट्स आ गए हैं जो अलग अलग प्रकार के टिप्स देते हैं। तो आपको कभी ऐसा दिखा है इंटरनेट पे कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो बोल रहे हैं वो एकदम बेतुकी बातें हो रही है और लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है? तो देखिए क्या है ना कि मैल प्रैक्टिस करना या फिर 2 नंबरी करना ना एक इंडिविजुअलिस्टिक थिंग होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स में ही ऐसे लोग हैं, हर प्रोफेशन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे।
तो आजकल मैं जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है, उसी सर्जरी को कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपका घुटना नहीं बदलते, हम उसका पुनः निर्माण कर देते हैं। हम 10 मिनट की सर्जरी कर देते हैं, हम ऐसा चश्मा लगाएंगे कि हमें आपके घुटने के अंदर पूरा दिख जाएगा और हम आपकी 10 मिनट में सर्जरी कर देते हैं। एक्चुअली जैसे लेजर सिस्टम होता है वो कर देंगे। हाँ, मतलब जो पेशेंट सामने से पूछेगा ना, डॉक्टर साहब लेजर से सर्जरी हो जाएगी, हाँ जी आपकी सर्जरी लेजर से हो जाएगी, जबकि ये नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। नी रिप्लेसमेंट कोई लेजर से कर ही नहीं सकता। तो बेसिकली आप पेशेंट को सर्जिकल कैंडिडेट में कन्वर्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आप उसको बोल रहे हैं कि हम 10 मिनट की सर्जरी कर देंगे। अब मैं अपने पेशेंट को, जो मेरे पास पेशेंट्स ये क्वेरीज लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये मैंने प्रोसीजर देखा है, अच्छा, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है और आपके घुटने का पुनः निर्माण कर देंगे हम। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि मैं आपको ओटी में ले गया, मैंने आपकी सर्जरी में 1 घंटा लगा दिया, अब आप क्या कर लोगे बताओ मुझे। आप तो मेरे ऊपर भरोसा कर चुके हो ना, आप मान चुके हो। अच्छा, वो एनेस्थेसिया से पूरा सो चुका होता है, बेहोश होता है पेशेंट, या उसको होश रहता है, खाली पेन नहीं होता, वो समझ रहा होता है कुछ हो रहा है? तो बेसिकली क्या होता है, जो सर्जरी होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है कमर में सुई लगा के निचले हिस्से को पूरा सुन कर दिया जाता है, हाँ। और एक होता है पेशेंट को पूरा बेहोश कर दिया जाता है। ओके। लेकिन अगर आप पेशेंट के व्यू पॉइंट से देखें, वो तो नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए एक ही बार ओटी जा रहा है ना अपनी जिंदगी में, उसको तो कोई कंपैरेटिव एक्सपीरियंस नहीं है ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने 10 मिनट ऑपरेट किया, इन्होंने आधा घंटा ऑपरेट किया, या 45 मिनट्स ऑपरेट किया। तो पेशेंट को नहीं पता होता, पेशेंट हमारे ऊपर भरोसा करके आता है। तो ये कहना कि हम ऐसा कर देंगे और ऐसा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा उदाहरण जो आजकल बहुत कॉमनली प्रेवलेंट है, वो है कि हम आपके कार्टिलेज को रिप्लेस कर देंगे, आपका कार्टिलेज हम नया बना देंगे, हम आपको MRP प्रोसीजर कर देंगे। MRP करके नया चलाया है, मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। ओके। तो आप देखेंगे तो साइंटिफिक लिटरेचर में ये टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करती है, इस नाम की कोई सर्जरी है ही नहीं। कुछ नया दिखाने के लिए कि हम एडवांस है, इसलिए ये लोग नया इन्वेंट कर देते हैं। तो वो लोग करते क्या है, एक प्रोसीजर, वेल नोन प्रोसीजर है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें घुटने के एक हिस्से को बदल दिया जाता है। तो घुटना जब हम बोलते हैं आम भाषा में, उसके 3 सब जॉइंट्स होते हैं। एक अंदरूनी हिस्सा जिसको मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा जिसको लैटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं, और एक कटोरी के पीछे वाला हिस्सा जिसको पैटलोफेमोरल कंपार्टमेंट बोलते हैं। ओके। ऐसा माना जाता है साइंटिफिक लिटरेचर के अनुसार कि अगर एक से ज्यादा कंपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट करने से फायदा मिलता है। इस पेशेंट के दोनों कंपार्टमेंट्स को बदल दिया जाए, उस पेशेंट को अच्छा फायदा मिलता है। अब ऐसे कुछ केसेस में जिनमें दोनों कंपार्टमेंट्स खराब है या तीनों भी खराब है, ऐसे मरीज को बता दिया जाता है कि हम आपका केवल कार्टिलेज बदल देंगे, हम आपका नी रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। कार्टिलेज क्या होता है? तो कार्टिलेज जो होता है वो चिकनाई की परत होती है, हमारे जॉइंट्स के बीच ग्रीस खत्म हो गया, सूख गया है। तो पेशेंट को बताया जाता है हम आपका कार्टिलेज रिप्लेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं या मेनिस्कल रिप्लेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं। तो ग्रीस के बीच में गद्दी भी होती है, कुशन भी होता है, अच्छा। उसको मेनिस्कस बोलते हैं। पेशेंट को ऐसा बताया जाता है और उनका पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, एक कंपार्टमेंट को बदलने का प्रोसीजर कर दिया जाता है। लेकिन अभी तो आपने बोला था कि सिर्फ 9 mm का ऊपर और नीचे वाले ये टोटल नी हिस्से को रिप्लेसमेंट करते हैं। हाँ। लेकिन आप तो अलग अलग कंपार्टमेंट भी इसमें मेंशन कर तो रहे हैं। बेसिकली जब हम 9 mm काटते हैं तो दोनों कंपार्टमेंट का 9 mm काट लेते हैं। ओके। तो टोटल 3 कंपार्टमेंट है। 3 कंपार्टमेंट है। अमूमन हमें कटोरी की पीछे वाली हड्डी को रिप्लेस करना है या नहीं, हम ऑन टेबल देखते हैं, बट 90% मेरी प्रैक्टिस में मुझे उसको नहीं छेड़ना पड़ता क्योंकि वो ठीक ठाक होता है। और जो बाकी दोनों मीडियल और लैटरल कंपार्टमेंट बचे, उनका 9 mm हिस्सा हटा के हम उस पर कैप लगा देते हैं जिसकी मोटाई 9 mm की होती है, और वो ग्लाइड करती है बढ़िया से और पेशेंट का पेन चला जाता है। अब कुछ लोग उसको बेचने के लिए या उसको फॉल्स मार्केटिंग करने के लिए या ऐसा बोलते हैं कि हम आपका नी रिप्लेसमेंट कर ही नहीं रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो ये कहना और कहने और करने में बहुत अंतर आ गया है। कुछ ऐसे लोगों की वजह से डॉक्टर्स का नाम बदनाम होता बदनाम हो रहा है ना, और उनका एक्सपीरियंस गलत जा रहा है। जब वो जाते होंगे तो वो उनके साथ हो कुछ और जाता है। बिल्कुल, और हो कुछ और जाता है। और आप ये मानिए कि पेशेंट को पोस्ट ऑप में भी नहीं पता होता है कि हमारे साथ में क्या हो गया। पेशेंट जब दूसरी जगह पे जाता है और पेशेंट का एक्सरे देखा जाता है और उससे पूछा जाता है आपने तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करवाया, तो पेशेंट बोलते हैं नहीं, हमने तो कार्टिलेज रिप्लेसमेंट, मेनिस्कल रिप्लेसमेंट प्रोसीजर करवाया। फिर पेशेंट को, अब क्या है ना कि ऐसा पेशेंट मेरे पास आता है ना, तो मेरे मन में 2 राय आ जाती है कि मेरे को किसी फेलो ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए ये कहना चाहिए या नहीं, ये अपने फ्रेटर्निटी के लिए भी बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। लेकिन फिर मेरा मॉरल हाई ग्राउंड उस पर ये रहता है कि नहीं, ह्यूमन ग्राउंड पे बात करो। कि
एटलीस्ट पेशेंट का पूरा राइट है सच्चाई जानने के लिए। कल को पेशेंट को कोई दिक्कत होती है तो पेशेंट एक इन्फॉर्म्ड चॉइस तो ले सकता है ना। तो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ कि ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है, आपके घुटने के एक हिस्से को रिप्लेस कर दिया गया है, अब दूसरे में बदलाव है या नहीं, आगे आएंगे या नहीं, ये समय के साथ में देखेंगे। बट ऐसा मत सोचिए कि आप नी रिप्लेसमेंट से बच गए हैं, आपने नी रिप्लेसमेंट पार्शियल वाला करवा लिया है तो आप इस भ्रम में ना रहें, सरप्राइज उनको मिल गया आते ही। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इस भ्रम में ना रहें कि आपको डॉक्टर साहब ने नी रिप्लेसमेंट से बचाया है। आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो थी इस अब चीज़ इसके साथ ये धोखा हो गया कि आपके केस में जब पता होता था कि नी रिप्लेसमेंट होना ही है तो एटलीस्ट उनको डब्बा मिलता था, इस बार डब्बा भी नहीं मिला। नहीं, इसमें तो कुछ देंगे नहीं ना, है क्योंकि ना, उनको पता ही नहीं है कि ये हुआ है। एग्जैक्टली अब वो 10 साल वाला मिला है कि 25 साल वाला मिला वो भी नहीं पता वो है। तो मतलब ही नहीं है। आप ये सोचिए, जब प्रोसीजर ही गलत नहीं है आप ये। एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फिर आप पेशेंट आपसे इम्प्लांट की बात, लाइफ की बात तो उसके बाद करता है ना। आप पेशेंट को फॉल्स प्रीटेक्स्ट में सर्जरी कर रहे हैं कि ये सर्जरी करवाने से आपको जिंदगी में कभी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ऐसे नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स जो सोशल मीडिया पे भ्रम पैदा कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? तो देखिए क्या जब है कि ऐसा टर्म यूज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में, जो सर्जरी का नाम आपने टेक्निक बोला, तो क्या आपका जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया MCA है वो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए कुछ करता है, नहीं करता? तो देखिए यही चौंकाने वाली चीज़ है कि बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए कि किसी भी प्रोफेशन में, खासकर डॉक्टरी के प्रोफेशन में, मेजॉरिटी जो लोग हैं ना वो एक सेन और एक अच्छे माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि हमें लोगों की भलाई करनी है। देखो पैसे तो सबको कमाने हैं, हमारी भी लाइफ पैसे से चलती है, हमें भी हर जगह पैसे खर्च करने हैं, एवरीवन वांट्स टू अर्न सम मनी, बट देन द मेन इंटेंशन इज दैट कि जो मैंने जैसे बताया कि मेरे को जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या खुशी मिलती है कि मैंने किसी की जिंदगी बदली, मुझे वो किक चाहिए होता है लाइफ में। तो मेजॉरिटी लोग अच्छी इंटेंशन के साथ काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे सवाल भी उठाया है। एंड आई होप कि शायद कोई एसोसिएशन इतनी निकल के आए। जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर्स ना पॉलिटिकली बहुत इनएक्टिव होते हैं, मतलब वी डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और बहुत ज्यादा, क्योंकि एवरीवन इज इंडल्जिंग इन देयर ओन प्रैक्टिस, सब बिजी रहते हैं, सीखना है, नए डेवलपमेंट्स एग्जैक्टली अपडेट्स के लिए, मतलब हम ज्यादा उतावले हैं कि हमें ये चीज पे अपडेटेड रहना है, हमें ये चीज करनी है, बिकॉज मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे को उनको टॉप नॉच चीज देनी है ना। जो पेशेंट के साथ में कोई और सर्जन ऑपरेट कर रहा है वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है जो मरीज मेरी ओपीडी में चल के आ रहा है, मुझे उसका भला करना मेरी प्रायोरिटी है। उसके लिए मुझे अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर जो होते हैं ना वो पॉलिटिकली बहुत ऐसे वाले लोग बचे हुए हैं, तो ऐसे लोग बच जाते हैं। और क्या है, एक प्रॉब्लम रिसीवर एंड पे भी है, क्योंकि क्या है कि इंडिया में जो भी पेशेंट्स मेरे पास भी नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं, जब वो नी रिप्लेसमेंट की स्थिति में पहुंच चुके होते हैं, जब एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि अब तो आप नी रिप्लेसमेंट से ही ठीक हो गए, एकदम तब वो मुझसे सवाल पूछते हैं, पहुंच चुके हैं, तब वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप इस सर्जरी से हमें बचा लो, किसी भी तरह से बचाने के कुछ भी कर लो, मतलब मेरे को नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना, आप जो मर्जी कर लो बाकी तो। तब आप क्या ना कि आप ऐसे पेशेंट की इनसिक्योरिटी पे बहुत इजीली हिट कर सकते हो, ये बोल के कि ठीक है आपका नी रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, हम आपका कार्टिलेज रिप्लेस कर देंगे, हम 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ, कितने भी मिनट बता दो, लेकिन वो 10 मिनट बोलने वाला 10 मिनट में तो नहीं करता होगा, कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो वो 10 मिनट बोल के 50 मिनट बैठा लेता अपने साथ, जितने मर्जी मिनट बैठा सकता है, बेहोश करके करता होगा ताकि टाइम का पता ही ना चले, पता लग ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक अच्छा नी रिप्लेसमेंट, कोई भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट सर्जन, बड़े से बड़ा सर्जन, अच्छा नी रिप्लेसमेंट करने के लिए यू नीड 30 मिनट्स टू 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी टीम कितनी ट्रेंड है, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की परेशानी, डिफॉर्मिटी अंदर कितनी है, कितना घुटना अंदर से खराब है, कैसी उसका सॉफ्ट टिश्यूज है, कितना उसका वेट है पेशेंट का, इन सारी चीज़ों पे ये चीज़ निर्भर करती है। तो कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में 10 मिनट में नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का, एक एडवांस लेवल का नी रिप्लेसमेंट करने का आमतौर पे एवरेज कॉस्ट क्या है दिल्ली जैसे शहर में? तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ लास्ट में ऐड कर दी, दिल्ली जैसे शहर में। तो बेसिकली क्या होता है ना कि देखिए कि नी रिप्लेसमेंट जो होती है ना, वो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 3 चीज़ों पे उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ होती है पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट है जो ओवरऑल फिट है, जिसको कोई शुगर नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, उस पेशेंट को हमें कंफर्म्ड है कि इस पेशेंट को कोई आईसीयू स्टे नहीं लगेगा, इस पेशेंट को कोई हमें एडिशनल लेंथ ऑफ स्टे हॉस्पिटल में नहीं देना पड़ेगा, तो हम उसको कमिट कर सकते हैं कि आपका लगभग इतना खर्चा आएगा। सेकंड चीज़ होती है कि पेशेंट
को बीपी है, शुगर है या अनकंट्रोल्ड कोई हार्ट डिजीज है अंडरलाइन, तो फिर हमें एक्सपेक्टेड होता है कि शायद इस पेशेंट को हमें आईसीयू में रखना पड़ सकता है या इसको एक टर्शरी केयर सेंटर, एक बड़े अस्पताल की ज़रूरत है। ये तो एक फैक्टर हो जाता है, जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होता है। सेकेंड होता है हॉस्पिटल रिलेटेड फैक्टर। सेम काम करने के एक नर्सिंग होम में अगर 50 रुपये लगते हैं, तो उसी काम को करने के एक मिड लेवल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 75 रुपये लगेंगे, और उसी काम को एक बड़े कॉर्पोरेट चेन में करने के 100 रुपये लगेंगे। और थर्ड चीज़ होती है इम्प्लांट चॉइस, कि पेशेंट जो हम बात कर रहे थे 10 साल 25 साल या इंडियन इम्प्लांट, इम्पोर्टेड इम्प्लांट, या उसमें भी कंपनीज आती हैं बहुत सारी, पेशेंट कौन सा इम्प्लांट चूज करता है उससे भी प्राइस डिफरेंस आता है। तो बट फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग एक घुटना बदलने का खर्चा दिल्ली जैसे शहर में वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच का हो सकता है। अच्छा, तो कि जनरली कैसा सेटअप है, कैसा पेशेंट है, कैसा इम्प्लांट है। 1.5 से 2.5 लाख ये और एक घुटने का एक खर्चा घुटने का आता है, तो ऑब्वियसली वो दोनों ही चेंज कराएगा। हाँ, नहीं ऐसा ऑब्वियस नहीं होता। कई अगर बार एक ही पेशेंट को घुटने में जरूरत भी होती है, दर्द होता कभी है। कभार तो एक ही, अगर एक खराब है तो एक ही को बदलें। ओवरऑल 5 लाख में सबसे बढ़िया ट्रांसप्लांट हाँ, उसका 5 हो लाख जाएगा। इज अ वेरी फेयर कॉस्ट। मतलब 5 लाख के अंदर तो आराम से कंफर्टेबली एक बड़ी कॉर्पोरेट चेन में भी चाहे घुटना replace हो वो किसी प्रकार का जॉइंट रिप्लेसमेंट हो। मोस्ट यस। हाँ, जैसे हिप भी हो। हिप होगा तो हिप की कॉस्ट ज्यादा रहती है, क्योंकि हिप का इम्प्लांट ही महंगा आता है। अच्छा, तो हिप का जो इम्प्लांट है वो चाहे इंडियन कंपनी का हो चाहे इंपोर्टेड कंपनी का हो, वो अगर नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट की कॉस्ट से उसको कंपेयर करें तो वो लगभग 1.5 गुना या 2 गुना कॉस्ट का आता है। तो हिप की जो कॉस्ट होती है वो अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। 7.5 लाख मान लेते हैं। अगर दोनों कूल्हे बदलने हैं, दोनों हिप रिप्लेसमेंट करने हैं, तो एक अच्छी हॉस्पिटल में करने में, इंपोर्टेड इम्प्लांट इस्तेमाल करने में लगभग 7-7.5 लाख का खर्चा आ जाता है। अच्छा, तो आपने मेंशन किया कि अलग अलग लेवल के हॉस्पिटल्स में अलग रेट है। इसका मतलब है कि आपको एक्सेस है अलग अलग हॉस्पिटल्स का भी, और आप अलग अलग बड़े, अगर मुझे जैसे किसी मोस्ट ब्रांडेड हॉस्पिटल में जाना जिसकी फैसिलिटी 5 स्टार जैसी हो, तो आप को एक्सेस है, आप वहाँ जाके बिल्कुल कराते बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम जनरल जो पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस है सर्जन्स का, टियर 1 सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसी सिटीज़ में, तो पेशेंट को हम अपनी ओपीडी में देखते हैं, पर्सनल क्लिनिक में देखते हैं। वहाँ से पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपको इस सर्जरी की ज़रूरत है। जब पेशेंट भी आजकल सामने से डिमांड्स रखते हैं कि उनको सिर्फ अच्छी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, दे वांट अ गुड रूम। हमें एक अच्छा कमरा चाहिए ताकि हम शांति से अपना टाइम सर्जरी से पहले भी व्यतीत कर पाएं और सर्जरी के बाद भी कर पाएं। और जो मेरा बेटा या मेरी बेटी वहां पे रुकेगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दे वांट अ गुड रूम, यस। देन दे वांट गुड सर्विसेज, एमिनिटीज सारी चाहिए, कि क्लीनलीनेस भी होनी चाहिए, स्टाफ भी अच्छा ट्रेन होना चाहिए, तो भाग के आए, बिल्कुल, खाना भी अच्छा होना चाहिए, और मेरे इंश्योरेंस का मैं कुछ काम ना करूं, सारा इंश्योरेंस डिपार्टमेंट कैशलेस जाए पूरा। तो ये सब फैसिलिटीज पैदा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं। इसलिए जितना बड़ा अस्पताल होता जाता है उतनी फैसिलिटी भी बढ़ती जाती है और उतने ही चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में ये सर्जरी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। अपने क्लिनिक में सर्जरी नहीं करते? नहीं, क्लिनिक में सर्जरी नहीं होती। ये चलिए, एक लोगों के लिए, लोगों के माइंड में रहता है कि मल्टी स्पेशलिटी में करें, तो ये कॉन्फिडेंस है कि आपके पास, चाहे आपके ओपीडी में आ रहे हो, आपके पर्सनल क्लिनिक में, लेकिन फैसिलिटीज उनको बेस्ट हॉस्पिटल का मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोग जो ये नी और रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो भी है, ये प्रॉब्लम्स आमतौर पर देखने को मिलता है कि ओल्ड एज में 50-60s के बाद ही लोगों को देखने को मिलता है, मेन या वुमेन में। क्या आप ऐसे भी केसेस देख रहे हैं जहाँ पे 30s-40s में भी, यंग एज में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को? तो ऐसे केसेस आजकल कॉमनली देखने को मिलने लग गए हैं, और इसके 2 कारण हैं, प्राइमरीली 2 कारण हैं। एक तो जब से कोरोना हुआ है, कोविड होने के बाद में, तो कोरोना के दौरान में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ किया गया, जिसको रामबाण की तरह यूज़ किया है। क्योंकि देखिए क्या है कि कोरोना दुनिया में पहली बार आया था। हाँ। किसी को पता नहीं था कि क्या ट्रीटमेंट इसमें देना है जिससे ज़िंदगी बचाई जाए। तो एज अ लाइफ सेविंग मेजर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट भी हो रहा था, और लोग भी चाह रहे थे कि कोई ना कोई इलाज तो निकले, या जब तक इलाज नहीं निकलता, मेरे साथ वाले को कोरोना हुआ है उसकी जान बचा लीजिए किसी तरह से। तो स्टेरॉइड को एज अ लाइफ सेविंग मेजर यूज किया गया था भारी मात्रा में, और स्टेरॉइड कोरोना पेशेंट्स में। तो स्टेरॉइड ने बहुत सारी जानें भी बचाई, लेकिन स्टेरॉइड से एक बहुत कॉमनली नोन साइड इफेक्ट होता है जिसको एवीएन बोलते हैं, या कूला गलने की बीमारी बोलते हैं। तो जब से कोरोना गया है तब से हमने देखा है कि यंग पेशेंट्स जिन्होंने स्टेरॉइड लिया जाने अनजाने में, उस टाइम पे तो लाइफ सेविंग मेजर था, जान बचानी ज़रूरी थी,
उस टाइम पे उनको हाई डोज स्टेरॉइड मिला, जान तो बच गई, लेकिन उनके कूल्हे गलने की समस्या हो गई उनको, जिसको एवीएन बोलते हैं। तो एवीएन का एंड स्टेज जब एवीएन हो जाता है तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट एक मात्र सॉल्यूशन होता है। तो हमने देखा है कि 2020-21 के बाद से ऐसे केसेस यंग पॉपुलेशन बहुत सारी आने लग गई है जो एवीएन की बीमारी से त्रस्त आती है। और सेकंड हमने देखा है कि कुछ लोगों को खून वाला गठिया होता है, जिसको आम भाषा में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में पहले भी जोड़ खराब होते थे, लेकिन एक तो अवेयरनेस भी कम थी और दूसरा पेइंग कैपेसिटी भी कम थी, हेल्थ फैसिलिटीज भी कम थी, तो शायद पेशेंट्स हॉस्पिटल आ नहीं पाते थे, या जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एक्सेप्टेंस भी कम थी, तो वो पेशेंट्स जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते नहीं थे। लेकिन जिन पेशेंट्स को खून में गठिया होता है उनके जोड़ उम्र से पहले खराब हो जाते हैं। तो 40-45 साल की उम्र तक आते आते उनके वेट बियरिंग जॉइंट्स, मतलब जिन जोड़ों पे पूरा शरीर का वजन आता है, यानी कि दोनों घुटने, दोनों कूल्हे, उनके जोड़ खराब होने लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस में भी यंगर पॉपुलेशन में हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ज़्यादा रनिंग मत करो, यंग एज में अभी बहुत रन कर रहे हो, बाद में बुढ़ापे में ना घुटने घिस जाएंगे, बाद में फिर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो क्या ये मिथ है या ये फैक्ट है? तो मेरे पास जब कोई पेशेंट आके ये बोलता है ना, तो आई गेट वेरी हैप्पी, बिकॉज जनरली मैं पेशेंट्स को मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि कुछ एक्टिविटी तो करो, मतलब अपने सिस्टम से निकलो। आप एक डेस्क जॉब कर रहे हो, आपका हाइब्रिड मोड है या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप घर में बैठ के काम करे जा रहे हो, पूरा दिन निकल गया, आपने कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी। तो ऐसा पेशेंट जब मेरे पास आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं रनिंग करता हूँ या मैंने रिसेंटली रनिंग शुरू करी है, क्या इससे नुकसान हो सकता है? मैं बोलता हूँ कोई नुकसान नहीं होगा, आपने बहुत अच्छा किया। बिकॉज यू नो एवरीथिंग इन लाइफ, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी जो काम हम करते हैं उसका एक रिस्क बेनिफिट रेशो होता है। ओके तो रिस्क बेनिफिट रेशो असेस करना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे 100% फायदा होगा, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे 100% नुकसान होगा। बेनिफिट ज़्यादा, रिस्क कम है तो करो। बिल्कुल। तो जब पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं करता था, मैंने कुछ करना शुरू किया या मैंने रनिंग करनी शुरू करी है, तो मैं ऐसे पेशेंट को काउंसिल करता हूँ, टेक इट स्लो। आपने रनिंग करने का टाइम निकाल लिया ना, उस टाइम को आपने जो इस्टेब्लिश किया है, आप ग्रेजुअली जाओ। पहले आप ब्रिस्क वॉक से शुरू करो, फिर आप जॉगिंग पे जाओ, एंड देन इफ यू कैन अचीव द स्टेट ऑफ रनिंग में जाओ, एंड यू आर व्हाट लाइक 34, 38, 40, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं कोई पेशेंट ऐसा आता है मेरे पास, डॉक्टर साहब आई ऑलवेज हैव हैड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मैं एकदम रिलैक्स लाइफ जिया हूँ, अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, मेरा वजन हो गया 120 किलो, मैं डायरेक्टली रनिंग के लिए चला जाऊँगा। तब मैं ऐसे पेशेंट को रोकता हूँ कि आपको शायद रनिंग से ना नुकसान ज़्यादा हो सकता है, आप अपने वेट रिडक्शन पे थोड़ा ध्यान दें, अपनी थोड़ी एंड्योरेंस ट्रेनिंग करें, अपनी क्षमता को थोड़ा बढ़ाएं पहले, और जैसे जैसे आपको अपने वेट में सुधार महसूस होता है और अपनी मसल्स में स्ट्रेंथ आती हुई दिखती है, अपने आप को सप्लीमेंट भी करें, आप अच्छी चीज़ों को खाएं, खाने में भी अपना पोषण बढ़ाएं हर चीज़ का, और साथ में अगर आपको लगता है कि आप प्रोटीन की मात्रा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोटीन को भी लें, अपनी पूरी इनटेक को सेटिस्फाई करें पहले, और फिर अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाते चलें। शायद 2, 4, 5 साल के बाद में हम आपको रनिंग की स्टेज तक भी ले आएंगे। तो हमेशा असेस द रिस्क बेनिफिट रेशो अपने पेशेंट्स में कि किसको क्या काम करने से फायदा होता है। दिस इज नॉट अ वन थियरी वर्क्स फॉर ऑल, ऐसा नहीं होता है। अब हर पेशेंट एक टेलर मेड पेशेंट आता है, तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर साहब उसको तो आपने बोला था कि रनिंग कर लो, मेरे को आप मना कर रहे हो। आपकी बॉडी के हालात अलग है ना। एग्जैक्टली तो हर पेशेंट की बॉडी के हालात अलग होते हैं, हर पेशेंट का एक्टिविटी लेवल अलग होता है, रहन सहन लाइफस्टाइल सब अलग है। इसलिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं, तो आप किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए समय निकाल लीजिए। आपके लिए हमेशा आई एम थैंकफुल टू यू, है ना। तो कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है जहाँ पे वो एक रेगुलर रनर थे और उसके बाद उनका घुटने में प्रॉब्लम आया हो? तो देखिए क्या होता है ना कि कोई भी नी आर्थराइटिस का पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आता है, तो नी आर्थराइटिस इज नॉट अ वन थिंग रेसिपी। जैसे आपको कोई सब्जी बनानी है, अगर आपको आज दाल खाने का मन है, अगर आप सिर्फ दाल डाल देंगे तो वो सब्जी तो नहीं बन जाएगी ना, आपको उसमें स्पाइसेस भी डालने पड़ेंगे, मसाले भी डालने पड़ेंगे, पानी भी डालना पड़ेगा, घी भी डालना पड़ेगा, तब बनेगा वो। ऐसे ही नी आर्थराइटिस है। तो नी आर्थराइटिस किसी पेशेंट को हो जाए, जो पेशेंट 20 साल से भागता आया है और उसको अगर 68 ईयर्स की उम्र में आके नी आर्थराइटिस हो गया, तो उसकी एज का भी फैक्टर था, उसका वेट का भी फैक्टर हो सकता है, नॉर्मल वियर एंड टीयर तो शरीर का होएगा ही ना। तो हमारी क्या है ना कि इंडियन मेंटालिटी क्या है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी कोरिलेट कर लेते हैं कि उसकी वजह से हुआ है। देख वो 20 साल से भाग रहा था, अब उसके घुटने खराब हो गए,
आप ये नहीं देख रहे कि आपके घर में तो 58 साल में भी किसी के खराब हो चुके हैं बिना भागने के बिना भी। भागने के। तो उस चीज को कोई नहीं देखता है। पीपल आर वेरी हैप्पीली ब्लेमिंग कि ना ये किया इसलिए ये हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी एक कॉज नहीं इन्वॉल्व होता है। तो अगर हैवी वेट लिफ्टिंग भी कोई कर रहा है, फुल बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो उससे भी कई लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में गठिया हो जाएगा, तो बोन प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो नहीं होता। एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो हमारा लॉ है जिसके हिसाब से हड्डी बोन फॉर्मेशन होती है वो इसी पे बेस्ड है कि जहाँ पे जितना जोर पड़ेगा वहाँ पे उतनी बोन मास फॉर्मेशन होगी, वाओ, तो वो और स्ट्रांग होगा। तो और स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारा एक मेरा बहुत कॉमनली एडवाइज्ड, मेरे जो प्रिस्क्रिप्शन छपता है ना, तो डंबल उसमें वंबल उठाओ थोड़ा मैंने मोड़ा। तो बिल्कुल क्लियरली डाल रखा है कि आप करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि आप जितना अपने बॉडी को लोड करेंगे उतना ही आपकी बोन फॉर्मेशन एक्सेलरेट होगी। हालांकि ये एक स्पेसिफिक उम्र में काम करता है, बट अगर आपने उस उम्र से अपनी हैबिट बना ली है तो आप आगे भी इसको करते रहेंगे तो आपको 40s मदद में अगर मिलेगी। बॉडी बिल्डिंग शुरू करता है उसके लिए सेफ है। मेरे हिसाब से एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि एनी एक्टिविटी अगर आप अपने रूटीन से निकल के अपने हेल्थ के लेकिन लिए, आपने बोला कि एक स्पेसिफिक एज में करे तो हाँ, ठीक है, इसलिए मैं पूछा कि एज 40 में में। इसलिए मैंने बोला ठीक है क्योंकि जो हमारी बोन डेंसिटी होती है वो 25 to 30 ईयर्स तक बढ़ती है और फिर विद एवरी पासिंग ईयर कुछ ना कुछ कम होती है। अगर हम उस बोन डेंसिटी को उसी एज से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, या मान लेते हैं कि थोड़ा लेट भी स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम जो हर साल बोन डेंसिटी कम होनी थी हमारी वो रुक जाएगी। हम एटलीस्ट मेंटेन कर पाएंगे उसको, कि जो हमारी बोन डेंसिटी 35 साल की उम्र में थी हमने अगले 10 साल 15 साल 20 साल भी बहुत हद तक उसको मेंटेन कर लिया। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग रिक्वायर्ड होती है, सिंपल सी बात है, आज आपने गाड़ी खरीदी, आपने उसको सर्विस नहीं कराया तो वो 6 7 8 साल से ऊपर नहीं चलेगी, लेकिन आपने उसको निरंतर सर्विस करवाया तो आप उसको 15 साल तक चला पाएंगे। कई इंटरनेट पे घरेलू नुस्खे देने वाले भी लोग होते हैं कि आप ये खाओगे, ये करोगे तो आपका नी ठीक रहेगा, ये कभी नहीं करवाना पड़ेगा, जीवन में कभी घुटना खराब नहीं होगा। तो ये सब कितना फैक्ट है? तो देखिए क्या है ना कि मेरे ओपिनियन में मैंने जितना देखा है, हर घरेलू नुस्खा कहीं ना कहीं किसी ना किसी का टेस्टेड है, वो कुछ ना कुछ मदद देता है। लेकिन किसी भी, मैं मतलब दवाइयों के लिए भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश दवाइयों के लिए, अंग्रेजी दवाइयों के लिए भी बोल रहा हूँ, वी नेवर गारंटी, वी ऑलवेज ट्राई कि हाँ हम ये दवाई देंगे इससे ये बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही घरेलू नुस्खों का भी है कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, इसमें ये मदद करेगा, बट टू से कि आप ये खाएंगे अगर या इसमें मिला के और कभी ये घुटना कर लेंगे replacement तो नहीं कभी होगा। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहना गलत होगा। हाँ ज़रूर बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी देसी चीज़ों का, बहुत सारी होममेड रेमेडीज़ का एंटी इन्फ्लेमेटरी हाँ, फ़ायदा भी होता immunity है, में या इम्यूनिटी किसी- को बूस्ट करती हैं। और देखिए क्या है ना कि हमारा शरीर क्या है, जो हम खा रहे हैं, अच्छा खान पान होगा तो अच्छा obviously खान पान फायदा होगा तो ऑब्वियसली हमारे शरीर को फ़ायदा होगा, प्लस एक्टिविटीज। प्लस एक्टिविटी से फ़र्क पड़ेगा। तो क्या है कि हर चीज़ जिससे भी आपको लगे कि फ़ायदा हो सकता है आप वो करें, लेकिन अंधाधुंध ना करें। वो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो किसी की रिकमेंडेड हो, आपके घर में किसी ने खा के देखा है कि ठीक है, उसमें कोई क्वैकरी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको कोई पागल ना बना रहा हो कि आपको गोलियां दे रहा हो, बोले कि बस ये गोलियां खा लो। आपको सोर्स पता होना चाहिए कि गोलियों में क्या है, इनमें कौन सी दवाई मिलाई गई है, ये कहाँ से आई हैं गोलियां। ऐसे आपको क्लैरिटी चाहिए होती है। ऐसे ही खाने की चीज़ें हैं, अगर आप खाने की चीज़ों में, आजकल तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कितना केमिकल है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस्ड है, कहाँ नहीं है। तो आजकल बहुत सारी हर्बल चीज़ है या एलोपैथिक ऑर्गेनिक है या कहाँ से मिल रही है हमें, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स तो नहीं यूज़ हुए हैं, ये यहाँ से बन के आ रही है या वहाँ से बन के आ रही है। तो मुझे लगता है कि हमारा दिमाग बहुत सारी जगह दौड़ने लग गया आजकल, थैंक्स टू सोशल मीडिया। जी। तो बेस्ट ये है कि हम एक बैलेंस डाइट पे और एक न्यूट्रिशियस डाइट पे फोकस करें। वो अपना एक लिमिटेड रोल अदा करती है। साथ में एक्टिविटीज़ करने की क्षमता बढ़ाएं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, अपने शरीर की मोबिलिटी बनाए रखें और उसको प्रोटीन की मात्रा को, खासकर मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि प्रोटीन की मात्रा पूर्ति करना शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रोटीन जाएगा प्रॉपर मात्रा में तो हमारी मसल में स्ट्रेंथ बनी रहेगी या हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ट्रेनिंग तो कर रहे हैं मसल की, बट हम मसल को न्यूट्रिशन कुछ पहुंचा नहीं रहे हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को बैलेंस आउट करके चलें और अपना एक ओवरऑल एक रेजोल्यूशन बना लें कि आई वांट टू हेड टुवर्ड्स फिटनेस। मैं आज जितना फिट हूँ, मैं 1 साल बाद इससे
बेटर होना चाहता हूँ। तो अगर हम कंसिस्टेंटली इस पे काम करेंगे देन प्रॉबेबली वी आर बाइंग फ्यू ईयर्स ऑफ आवर लाइव्स। तो जो लोग बात करते हैं आजकल ना एंटी एजिंग की, लॉन्जेविटी की, कि ये कैप्सूल खाएं आप, ये तस्वीर देखो, ये 62 साल के हैं लेकिन दिखते हैं 25 साल के हैं, और आप इनका क्या लाइफस्टाइल है, फॉलो करो इसको। बिल्कुल। तो इट्स नॉट दोज कैप्सूल्स व्हिच वर्क, That's इट्स द lifestyle. लाइफस्टाइल। उन्होंने आपने ये तो देख लिया कि ये मैडम, ये सर 62 साल 70 साल की उम्र में देखिए कितने यंग दिखते हैं। हाँ, discipline है उनके life में। डिसिप्लिन तो देखा नहीं जो वो 25 साल से फॉलो करे, चाहे वो अपनी मूवीज के लिए फॉलो कर रहे थे Right, या right. अपनी अपीयरेंस को कई लोगों का है प्रायोरिटी में ये कि मैं हमेशा फिट रहूं, बुढ़ापे में Exactly. जितना कमाया उसको 5 स्टार होटल में बिताऊं, ना कि हॉस्पिटल में। एग्जैक्टली। तो ये माइंडसेट का भी खेल है। तो इसमें अगर आपका माइंडसेट का प्रोजेक्शन ये है कि ठीक है, मतलब अपनी जिंदगी की मौज एक तरफ, जवानी की अय्याशी एक तरफ, अपने हैविंग अ ग्लास ऑफ अल्कोहल और हैविंग parties, पार्टी इज टुवर्ड्स वन साइड, बट यस दे नो देयर लिमिट्स कि हाँ अब हमें इस पे हेल्थ पे ज़्यादा काम करना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग टू एज, अब हमें प्रायोरिटी हेल्थ को रखना है। एंजॉयमेंट करो, बिल्कुल करो, अपना कंटिन्यू रहना चाहिए विद अ लिमिट, एंड विद अ माइंडसेट ऑफ स्टेइंग हेल्दी एंड स्टेइंग इंडिपेंडेंट। मतलब हेल्थ से ज्यादा बहुत जरूरी है कि मैं जब तक जिंदा रहूं ना, मैं खुद से काम चला पाऊं अपना। करेक्ट। तो वो माइंडसेट आजकल इंडिया में आने लग गया है ना? पहले इंडिया का माइंडसेट क्या था ना कि हमने बच्चों की शादी कर दी, हमने बच्चे ब्याह दिए, हम अपनी जॉब से रिटायर हो गए, अब हम खाट पे आराम करेंगे। हाँ। तो वो माइंडसेट इंडिया में अब चेंज होने अब जीना चाहते हैं आखिरी तक, अब जीना चाहते ट्रैवल करना चाहते हैं, है ना? तो अब धीरे धीरे प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की डिमांड इंक्रीज हो गई है। क्योंकि ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है कि पेन क्यों सहना, बिल्कुल, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है, एक्सेप्टेंस बढ़ने में माइंडसेट चेंज का भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल हर पेशेंट चाहता है मैं बाहर जाऊं, मैं सोशल गैदरिंग्स में जाऊं, मैं ये काम कर पाऊं, मैं वो काम कर पाऊं, एंड देन दे कम एंड आस्क फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। मतलब ये लोगों को कॉन्फिडेंस आने लग गया है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद लाइफ आसान होने वाली है। ऐसा नहीं होने वाला कि इससे वो चीरा लग रहा है, कट हो रहा है, तो उससे बहुत लॉन्ग टर्म में मुझे पेन और बढ़ने वाला है, उससे मुक्ति ही मिलनी है। बिल्कुल, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। क्योंकि जिन लोगों का माइंडसेट गेम चलता है ना, उनको पता है कि हम ये सर्जरी इसलिए नहीं करा रहे कि 2 दिन बाद क्या होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द होगा, वो ये भी समझते हैं। मेरे कुछ पेशेंट आके मुझे काउंसिल करते हैं, अच्छा, कि डॉक्टर साहब हम समझते हैं कि बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी सर्जरी है, कुछ दिन तो दर्द रहेगा ही, कुछ हफ्ते भी रह सकता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब मतलब महीने 2 महीने बाद ना मेरे को ऐसे लगना चाहिए कि मैंने ये ऑपरेशन करा के अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन लिया। और ऐसे पेशेंट को तो मैं बिल्कुल गारंटी दे देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा आपको, बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे को समझ में आ जाता है कि ये मरीज और मैं दोनों हम सेम पेज पे हैं। तो आप अपने पेशेंट्स का बिफोर आफ्टर वीडियो टेस्टिमोनियल भी लेते हैं एक सर्जरी से पहले, जहाँ पे वो बोले कि भाई मुझे इतनी तकलीफ है, और वो उसका प्रोसीजर भी हो, उसका फोटो वीडियो हो, ताकि पता चले कि रियल है, लेजिट है। और फिर उसके बाद 3 महीने बाद का वीडियो हो जहाँ पे वो रियल लाइफ जी रहे हैं, और वो वीडियो बोले देखो अब मैं बदल चुका हूँ, मेरी लाइफ बदल चुकी है, मैं चल पा रहा हूँ, दौड़ पा रहा हूँ। तो लोगों को ना कॉन्फिडेंस आता है इससे। तो आजकल आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड डूइंग दैट इवन, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना हाँ, लोगों को। बिल्कुल। मतलब पहले ये डिलेमा रहता था कि पेशेंट प्राइवेसी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो आजकल हम कंसेंट ले लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ी कराया, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। हाँ, और अच्छा है, बिल्कुल। मतलब लेकिन फिर भी आजकल सहमति हेयर बहुत जरूरी ट्रांसप्लांट है में ना देखें शर्माते हैं कि लोग नहीं बताना चाहते मैंने बाल ये जो है वो नकली उगाए हैं। हाँ, लेकिन ये वो तो भी है जेन्युइन प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, फिर भी मतलब मैं अपने पेशेंट को भी यही बताता हूँ कि अगर मैं आपका टेस्टिमोनियल ले रहा हूँ और आप खुश हैं, मैं इसको प्लान ऐसे कर रहा हूँ कि ये दूसरों की मदद 100 करे। लोग अगर देखें और उसमें से एक इंसान भी मान जाए कि हाँ, चाहे कहीं भी करवाए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो जाए अगर कि वो ये मेरे लिए अच्छा ट्रीटमेंट ले ले कि हाँ ये सर्जरी कराने से मेरी जिंदगी बदलेगी, तो मेरी मेहनत सफल हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने नी रिप्लेसमेंट एक जने का किया, लेकिन मैंने 10 लोगों के माइंडसेट को और चेंज कर दिया कि ये सर्जरी कराने से जिंदगी बेहतर होती है। तो आजकल जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मैं 12-12 घंटे डेस्क पे बैठ के काम करता हूँ मेरे ऑफिस में, बिकॉज आईटी कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, एआई, ऐप डेवलपमेंट, जितने भी जो ऑफिशियल वर्क है या क्लरिकल वर्क है, वहाँ पे सिटिंग जॉब है डेस्क पे। ज़्यादा लंबे टाइम तो बैठने वाली जॉब में क्या कुछ प्रॉब्लम आती है आपके फील्ड में ऑर्थोपेडिक?
तो देखिए कि जितने भी लोग मतलब स्पेशली एवर सिंस कोविड हैपेंड, कोरोना के बाद में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर या हाइब्रिड मोड में काम करने का कल्चर काफ़ी बढ़ गया। जी। उससे पहले मेजॉरिटी लोग यूज्ड टू टेक देयर बैग्स, गो टू द ऑफिस एवरी डे। उसमें उनका चलना भी हो जाता था, 5,000 10,000 स्टेप्स भी पूरे हो जाते थे और पेशेंट की एक बेसिक फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती थी। लेकिन जब से ये वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड आया है, तब से खासकर ये प्रॉब्लम समस्या बहुत बढ़ गई है कि पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द हो रहा है, या फिर मेरे कमर से दर्द पैरों में भी दौड़ने लग गया है, मेरी डिस्क दब रही है। साइटिका वाला प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो बैक साइड से थाई में पेन कमर से लेके और थाई तक रहता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि शुरुआत होती है हर चीज़ की कमर पे एबनॉर्मल जोर पड़ने की। क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिसका एक वेट बियरिंग अलाइनमेंट है कि इस डायरेक्शन में वेट पड़ेगा तो इसका काम बढ़िया चलता रहेगा। बट अगर उस अलाइनमेंट को डिस्टर्बेंस होती है किसी भी तरह से, मोस्ट कॉमन कारण होता है पॉस्चर रिलेटेड, कि पेशेंट एक गलत पॉस्चर में काम करता है, गलत पॉस्चर में बैठता है, उस वजह से वो रीढ़ की हड्डियों पे एबनॉर्मल दबाव पड़ता है और दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। अगर पेशेंट ठीक टाइम पे अटेंशन ले लेता है और ठीक टाइम पे उसका करेक्शन कर लेता है तो पेशेंट को आराम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। बट अगर पेशेंट उसको इग्नोर करता है या सोचता है कि मैं पॉस्चर तो चेंज करूंगा नहीं, कुछ और तरीका करके देख लेता हूँ, तो वही चीज़ डिस्क निकलने के रूप में सामने आती है बाद में, और पेशेंट को पैरों में दर्द दौड़ने लग जाता है या पैरों में सुनपन होने लग जाता है, और फिर पेशेंट को इमरजेंसी में हमसे अटेंशन सीख करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या है ना कि सबको अपनी जॉब के बारे में बहुत नॉलेज है, सबको अपने काम के बारे में बहुत टेंशन है। एक चीज़ होती है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि मैं अगर इस टेबल पे बैठ के मुझे पूरा दिन काम करना है तो मुझे इसको अपने शरीर के लिए कंफर्टेबल बनाना है। मेरे को कैसे कंफर्टेबल बनाना है इसका डिसीजन मेरे को लेना होगा। तो मैं अपना पीछे बैक सपोर्ट, अगर मेरे को यही चीज़ यूज़ करनी है, यही चेयर यूज़ करनी है, तो मेरे को बस प्रॉपर लंबर सपोर्ट हो, लोअर बैक के लिए सपोर्ट हो, कुशन हो, मेरे बटक एरिया के लिए मेरे पास कॉक्सीजियल कुशन हो, मेरे पास में लैपटॉप अगर यहाँ पे रख के काम करना है तो मेरी आई के हाइट में हो ताकि मेरे को गर्दन झुका के ना काम करना पड़े, लैपटॉप स्टैंड हो प्रॉपर। तो ऐसी सारी चीज़ों को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें कि ये इन्वेस्ट करने से मैं अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बाद में डॉक्टर के पास में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जब आपको पता है कि आपको हफ्ते में 3 दिन इस डेस्क पे बैठ के काम करना है, तो उस डेस्क को अपने काम करने के अनुकूल बनाएं। बहुत बढ़िया। और साथ साथ फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स अगर आप लेंगे तो आपकी कमर को रिलैक्सेशन महसूस होगा। 1-2 घंटे में उठ के वॉक कर ले थोड़ा सा। बिल्कुल, थोड़ा सा। जब भी कॉल आए बात करना है तो वॉक करके कर ले। और फिर साथ ही साथ अपने हेल्थ में अपने जो आप टाइम ट्रैवलिंग का सेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम सेव हो रहा है। उस टाइम को आप अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करें। पार्क में जाइए, वॉक कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए जैसे हमने डिस्कस किया, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी पे काम कीजिए, जिम में जाइए, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप कुछ करिए। जब आप कुछ करेंगे तो आपके शरीर में भी बेहतर कुछ ना कुछ अच्छा होएगा ही। आपने बताया कि गलत पोस्चर से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लोगों के लाइफ में, तो आपको नहीं लगता कि जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या है, मेडिकल डिपार्टमेंट पे भी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है जब आपकी जनता बीमार होती है ना? तो देश का बजट भी हिल जाता है मेडिकल हेल्थ केयर पे। तो क्या स्कूल में इस प्रकार का एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर ना ये पोस्चर भी सिखाए, ताकि बाद में देश के ऊपर ना एक एजुकेशन में ही लोगों को इंक्लूड कर दिया जाए कि ऐसा हो? आपकी सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इंडिया में इन जनरल अगर आप कंपेयर करेंगे, आप बाहर ट्रैवल करेंगे, आप बाहर जाके देखेंगे, लाइक मैं अपने फेलोशिप का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अपने फेलोशिप में जब गया था बाहर इंडिया से जी, तो मैंने बहुत लिमिटेड मोटे लोग देखे, वजन जिनका ज़्यादा था, और वो सारे के सारे मोटे लोग मैंने सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे देखे एज पेशेंट। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक डिफरेंस ऑफ माइंडसेट है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ कहाँ पे आती है। अगर हम आपके घर की, मेरे घर की, हम किसी के भी घर की अगर बात करें, हमारे घर में कितनी बात होती है हेल्थ के बारे में? नहीं। तो जो बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपके घर से वो शुरू होना पड़ेगा। जब तक हम एज एन इंडिविजुअल अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब तक हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को,
अपने पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे हेल्थ को फॉलो करने के लिए? तो फर्स्ट स्टेप इज आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें। सेकंड स्टेप इज कि आप अपनी इमीडिएट फैमिली को एजुकेट करें, मोटिवेट करें और उनको हेल्प करें हेल्दी हैबिट्स अपनाने में। और जब आप एक फैमिली की यूनिट की तरह हेल्थ को प्रायोरिटी की तरह डील करेंगे ना, तो लोग आपका एग्जाम्पल आपके नेबरहुड में खुद देने लग जाएंगे। आपने उनकी फैमिली को देखा है? राइट। सारे चारों लोग जिम जाते हैं, फिट सैर है, करते हैं, फिट हैं एकदम। उनके परिवार में तो किसी को रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक। सब लोग हमारे बराबर के हैं। हमारे घर में तो 2-3 लोगों ने रिप्लेसमेंट भी करवा लिया। जब आप एक एग्जाम्पल की तरह काम करेंगे, और स्कूल में तो पहुंचने की बात बहुत दूर की है, घर के अगर रूटीन में ही हो जाए तो फैमिली सिखा देगी। तो फैमिली ही एक दूसरे को सिखा देगी। क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि एक दूसरे को देख के सीखने वाली चीजें ज्यादा होती है। कार और कपड़ों पे तो बहुत फोकस रहता है कि भाई उसने ये कार ली, मुझे भी लेनी है। बिल्कुल। लेकिन वो इतना फिट है, मैं मोटा हूँ, उसके ऊपर नहीं वर्क कोई करते। नहीं देखता है। तो जब तक हम इस चीज को प्रायोरिटाइज अपने दिमाग में नहीं करेंगे, तो चाहे इसको स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे इसको ऑफिस में पढ़ाया जाए। अब आप टेक ऑफिसेज देख लीजिए, कितने सारे टेक ऑफिसेज में डेडिकेटेड सेशंस होते हैं कि वो इंटरेक्टिव सेशंस रखते हैं, या रिलैक्स करने के लिए रखते हैं, या सोशलाइज करने के लिए रखते हैं, फिटनेस पे भी रखते हैं। बट देन जब तक अंदर से नहीं आएगा हमारे कि फिटनेस को या हेल्थ को हमें प्रायोरिटी बनाना है, तब तक वो माइंडसेट चेंज हो नहीं सकता। चाहे स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे कॉलेज में पढ़ाया जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर बोले, तो मतलब हमें खुद करना पड़ेगा। ओबेसिटी का इम्पैक्ट कितना होता है नी के हेल्थ में? तो ओबेसिटी का तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। तो मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन बताता हूँ कि फॉर एवरी 1 kg वेट दैट यू गेन, हर 1 किलो वजन जब आपका बढ़ता है, आपके घुटने पे 4 किलो एक्स्ट्रा वजन पड़ता है। तो ये रेशो है 1:4 का, जो मैं अपने पेशेंट्स को डे इन डे आउट समझाता हूँ कि 1 किलो वजन घटा लो, आपके घुटने को आप 4 किलो ऑफलोड कर रहे हो। माय गॉड। तो इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ता है। तो ऐसे आप देखेंगे कि जिन मरीजों तो में मैं अपने BMI इंडेक्स के हिसाब से जो वेट होना चाहिए उससे मैं 10 किलो ज्यादा हूँ, यानी मैं 40 किलो एक्स्ट्रा लोड लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल लेके चल रहे हैं आप। माय गॉड, कम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना चाहिए। ये प्रॉब्लम, ये इम्पोर्टेंट है ना? तो ज्यादा नी प्रॉब्लम जो आ रही है ओबेसिटी की वजह से बहुत आती है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है नी की समस्या के लिए। आजकल स्मार्टफोन बहुत लोग चला रहे हैं, है ना? मतलब सबकी गर्दन ऐसे है ना? हम नॉर्मली टीवी देखते थे तो ऐसे आई लेवल पे देखते थे, बात करते थे आई लेवल पे, है ना? अभी काम भी कर रहे हैं तो आपने जैसे बोला लैपटॉप पे भी तो झुक के गर्दन है, तो यहाँ पे ना हम्प बन जाता कई लोगों का। एक तो ये भी है, दूसरा नेक पे। और क्या मेजर प्रॉब्लम आप देख रहे हैं मेडिकली कि कितने प्रकार के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी वजह सिर्फ स्मार्टफोन या गर्दन को झुकाना है। तो आप एक बड़ा शिफ्ट महसूस करेंगे। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो पहले लोग बोलते थे कि फोन कम चलाओ, टीवी कम देखो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ। आजकल लोग बोलते हैं फोन कम चलाओ, टीवी कम देखो, तुम्हारी गर्दन में दर्द होने लग जाएगा। Correct. तो दैट इज द मैसिव शिफ्ट व्हिच हैज हैपेंड। तो लोग विद द एरा ऑफ 4G 5G, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, और स्मार्टफोन्स इतने एक्सेसिबल हो गए हैं, इतने चीप हो गए हैं, एवरीवन कैन गो एंड बाय इट। और इतने एंटरटेनमेंट का स्टफ है, एंटरटेनमेंट का इतना सारा पूरा भरमार है। एंड देन विद द एवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया आल्सो, तो क्या है कि लोगों को ये चीज़ें बहुत एक्साइटिंग लगने लग गई हैं। लेकिन आप देखें कि जो समय इंसान पहले टीवी पे बिता रहा था, वही उससे ज़्यादा समय, कई ज़्यादा समय अब इंसान फ़ोन पे बिताने लग गया है। Absolutely तो right. बहुत सारे पेशेंट, जैसा कि आपने बोला कि सर्वाइकल हम्प उनको हो जाता है, या सर्वाइकल पेन, मतलब गर्दन में बीचों बीच उनको दर्द रहता है। कभी कभार लंबे समय ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से गर्दन में दर्द होने के साथ साथ हाथों में भी दर्द होने लग जाता है। हाथ में भी पेशेंट्स पेन लेके आते हैं और रियलाइज ये होता है कि टू मच ऑफ टाइपिंग, टू मच ऑफ मेरे साथ होता है ये। आई फील मैं इस पे मसाज करना पड़ता है मुझे, क्योंकि आई टाइप फॉर द होल डे। यस। और फिर क्या होता है कि सबसे बड़ी समझने की बात ये होती है कि आपकी गर्दन में अगर डिस्क में दबाव आने लग जाएगा, तो गर्दन के नीचे तो सारी दोनों हाथों की और दोनों पैरों की नसें निकलती हैं। अच्छा, तो अगर इतना ऊपर अगर आपका रीढ़ की हड्डी में डिस्क दबने लग गई, तो सिर्फ टाइम की बात है कि आपके दोनों हाथों में या दोनों पैरों में भी उसका असर आने लग जाएगा। ओके। तो ग्रेव सिचुएशंस में, एडवांस केसेस में, जब इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या जिसमें पेशेंट को इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है,
या इतना ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन होता है कि पेशेंट इसको छोड़ नहीं पा रहा है और पेशेंट को लगातार सर्वाइकल के सिम्टम बने हुए हैं और उनको पेन किलर खा के टाइम खींचा जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स कभी कभार हमारे पास दोनों हाथों में झंझनाहट के साथ में, सुनपन के साथ में आते हैं और जब हम उनका एक्सरे MRI करवाते हैं तो ऐसा पता लगता है कि गर्दन में सिर्फ पोस्चर की वजह से या कोई नस दब गई है। अब्यूज़ ऑफ फोन और अब्यूज़ ऑफ फैसिलिटी की वजह से उनकी डिस्क निकलने के कारण नसें दबने लगी। एंड बिलीव मी, कुछ पेशेंट्स ऐसे केसेस में उनको सर्जरी तक भी ले जाना पड़ता है उस दबाव को हटाने के लिए, क्योंकि अगर दबाव हटाया करते हैं गर्दन पे, बिल्कुल गर्दन पे सर्जरी करते हैं, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करते हैं, क्योंकि अगर उस दबाव को हटाया नहीं गया तो हाथों की और पैरों की शक्ति जाने का पूरा पूरा चांस होता है, पैरालाइज हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत अर्ली स्टेज से ही इस आदत को सुधार लिया जाए। और अगर आपको काम की वजह से, आपके प्रोफेशन की वजह से लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है तो उसको अर्गोनॉमिकली सूटेबल बनाएं अपने लिए। काम करें, काम करने का हर्जा नहीं करना है किसी का, लेकिन उसको अपने लिए कंफर्टेबल माहौल क्रिएट करें कि जिसमें वो बॉडी को कंफर्ट रहे। तो कंफर्ट मींस कि हेल्दी कंफर्ट होना चाहिए, नॉट लाइक आलस वाला कंफर्ट, ऐसा वाला कंफर्ट नहीं। एब्सोल्युटली, हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो सोशल मीडिया पे कई बार आपने वो फोटो देखी होगी जिसमें यहाँ पे एक क्या बोले वो बेल्ट जैसा कुछ बना हुआ है और कह रहे हैं कि आने वाले जनरेशन्स ना यहाँ पे ये लगा के बेल्ट और मोबाइल लेके चलते हुए दिखेंगे, तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं? तो देखिए, मैं कुछ फिटिंग होता है, मतलब जो हार्ड बेल्ट तो फिर भी सॉफ्ट होता है, वो हार्ड फिटिंग है जो गर्दन को झुकने ना दे, ऐसे रोक करके। ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे एडवर्टाइज किए जाते हैं पोस्चर करेक्टर बोल के कि हाँ, आपके वो फिट करते हैं ताकि वो कमर तो बेसिकली क्या है कि कर्व ना हो कमर। ये सिंपल सी बात ये है कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अपनी कमर को सीधा करके बैठें या स्लाउच करके ना बैठें इस तरह से। तो आप अगर कॉन्शियसली ये करेंगे तो आपकी मसल्स भी स्ट्रेंथेंड रहेंगी, एक्टिवेटेड रहेंगी, आप ध्यान रखोगे पूरा और उस पे मसल पे कम लोड होगा। अगर पोस्चर करेक्टर से करें तो आप तो जबरदस्ती खींच के दबाव पे लटका हुआ है वो। तो बिल्कुल क्या है कि इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ नेचुरली अचीव करी जा सकती है उसको नेचुरली अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जब ज़रूरत है तो हम भी ब्रेसेस देते हैं, पट्टा पहनने के लिए देते हैं, बट वो एडवांस सिचुएशन में, जब पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है तो। पट्टा ही वर्ड है, मतलब क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो लोगों को पट्टा करके ही समझ में आता है। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब टू पुट इट लाइक दैट। पट्टा लगाते हैं वैसे ही बिल्कुल, मतलब को पट्टा पहनना पड़ता है, जरूरी है वो। जब सर्जरी के बाद में हमें देना पड़ता है या इमरजेंसी सिचुएशन में लगाते हैं तो अलग अलग तरीके के आते हैं। इनको हम हमारी भाषा में, जो कमर में बेल्ट होता है उसको पट्टा ही बोलते हैं। हाँ, हमारी भाषा में इसको ब्रेस बोला जाता है या बेल्ट बोला जाता है। तो ये अलग अलग हिस्सों में लगाया जाता है, बट वही बात है कि अगर आप कॉन्शियसली खुद से कर सकते हैं, जब तक आपको इतने लक्षण नहीं है कि इसको ज़बरदस्ती लगाने की ज़रूरत पड़े, मतलब इसको आप एक करेक्शन ऑफ पोस्चर की तरह ना यूज़ करें, उसको आप खुद से करने की कोशिश करें। वो आपके अंदर से होना चाहिए कि मेरे को अपना पोस्चर ठीक रखना है, मेरे को फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने हैं, I have to stay away from smoking, not to use it as a stress buster, because बार बार लोग क्या बोलते हैं ना कि यार डॉक्टर साहब, मैं तो 5-6 सिगरेट हो जाते हैं मेरे दिन के, तो मेरा तो ब्रेक हो जाता है ना 5-6 बार, मैं उठ के जाता हूँ, दोस्त को भी ले जाता हूँ, उसका भी फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा हो रहा है, बट उस ब्रेक का फायदा क्या हुआ, ज्यादा नुकसान ले रहे हो तुम। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना है का मतलब ये नहीं कि एक गिलास पानी पियो, टहलो, 5-6 बार उठ के गए, 3 बार आपने सिगरेट पी ली, 3 बार आपने चाय का एक कप बना के पी लिया, दोनों में आपका नुकसान हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट अलग ले रहे हो। तो आप इम्पोर्टेंट है कि आप फ्रीक्वेंट ब्रेक लें, बट उस ब्रेक का टारगेट ब्रेक होना चाहिए, उस ब्रेक का टारगेट चाय सुट्टा नहीं होना चाहिए, हेल्दी ब्रेक होना चाहिए। तो आप उठें, अपनी बॉडी की मोबिलिटी पे थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा घूमें, थोड़ा फ्रेश एयर लेके आएं, पानी पिएं, प्लेन वाटर पिएं, हाइड्रेशन मेंटेन करें, उसका पूरा फायदा उठाएं और ब्रेक से 5 मिनट बाद लौट के भी आ जाएं ताकि काम का भी कोई हर्जा ना हो। राइट। तो पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ऐसे स्ट्रेट बैठ रहा हूँ, तो अगर ऐसे बैठता हूँ तो बाद में फ्यूचर में ओल्ड एज में मेरे स्पाइन में वो उस तरीके से उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं रिलैक्स बैठ रहा हूँ तो प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो बेसिकली यही है कि अगर हम अपने स्पाइन को बिल्कुल ठीक पोस्चर में गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठने की आदत डालते हैं, अपने आगे झुक के लटक के बैठने की आदत से बचते हैं, तो जो
पोस्चर की वजह से एज रिलेटेड चेंजेस का एक्सेलरेशन होना था। मतलब देखिए, उम्र के साथ में बदलाव सबके आने हैं। किसी की धीमी गति से आते हैं, किसी की बहुत तेज गति से आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन अपने लाइफस्टाइल पे कितना काम करता है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे शुरू से काम करेंगे तो ये बदलाव बहुत धीमी धीमी गति से आएंगे तो जरूर, लेकिन आएंगे इतनी धीमी गति से आएंगे कि आपको 60 65 70 साल की उम्र में जाके दुख नहीं देंगे। गॉट इट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पोस्चर को जितनी जल्दी करेक्ट कर लिया जाए उतना इट्स गोइंग टू लास्ट लॉन्ग फॉर यू। न्यू जनरेशन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और कभी कभार मेरा मन करता है कि मेरे से हर महीने में कोई ये सवाल पूछे ताकि मैं और लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ कि वाई ऑर्थोपेडिक्स इज़ अ ब्रिलियंट ब्रांच। तो क्या है ना कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको भरोसा होना चाहिए कि ये ब्रांच में मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और साथ में ये ब्रांच पेशेंट्स के साथ में कैसा बर्ताव करती है या पेशेंट की ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव लेके आती है। तो अगर मैं ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप कोई भी ब्रांच देख लीजिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, इट्स इवन फॉर स्पाइन सर्जरी, इट्स इवन फॉर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, इट्स फॉर एनीथिंग। मतलब ऑर्थोपेडिक्स में मेरे को लगता है कि किसी भी एवेन्यू में आप चले जाएं तो आप मरीज की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लेके आ पा रहे हैं दैट द पेशेंट इज गोइंग टू रिमेंबर यू फॉर लाइफ। तो ऑर्थोपेडिक्स एज अ ब्रांच बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग ब्रांच है, और इसमें AI का कोई ज्यादा रोल नहीं होने वाला है। AI is not going to replace your... not going to take over your work. इनफैक्ट जो हमारे पास रोबोट्स भी अवेलेबल हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए या स्पाइन सर्जरीज के लिए, वो सारे के सारे रोबोट्स सर्जन ऑपरेटेड है। ओके, वो ऑटोमेटिक नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं, यू विल गिव द कमांड। यस, वी विल गिव द कमांड। वी हैव टू ओवरलुक, मतलब सर्जन के बिना रोबोट कुछ नहीं कर सकता है। रोबोट सर्जन की मदद कर सकता है, बट सर्जन के बिना कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस ब्रांच को कोई टेक ओवर नहीं करने वाला है, इससे बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। एंड इट्स अ डिमांडिंग ब्रांच। यस, आपको यू विल हैव टू गिव इन मोर आवर्स स्पेशली ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसमें किस में सब स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप लोगों का बहुत बड़े लेवल पे भला करने वाले हो अगर आप ऑर्थोपेडिक्स लोगे तो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस दैट यू कैन चूज, एंड इफ़ यू आर इन अ डिलेमा कि क्या लूँ क्या ना लूँ, ऑर्थोपेडिक्स ले लो, खुशी रहोगे, ये बात पक्की है। बहुत अच्छा लगा तुषार जी, आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया है। थैंक यू। और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक विदाउट पेइंग एनी कंसल्टेशन फ़ी, बहुत ही बिजी रहते हैं सर, बहुत मुश्किल से हमें टाइम मिला है इनका, और इतनी सारी बातें आपने खुल के बताई है, बहुत लोगों का भला करने वाले हैं आप। थैंक यू सो मच। So thank you so much for being at the Rahul Ranjan show. आई होप कि आपके इन्फॉर्मेशन से यूजर्स को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एब्सोल्युटली, ये आप एक पोर्टल प्रोवाइड करते हैं हमारे जैसे लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, आप एक एफर्ट डालते हैं कि आप भी एक समाज में चेंज ला पाएँ, और तो दैट इज़ कमेंडेबल एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा हर कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि हम कैसे, हाउ कैन वी गिव इट बैक टू द सोसाइटी इन वन वे और द अदर। जैसे मर्जी दें, कुछ तो करें। तो ये कहीं ना कहीं उस पर्पस को भी फुलफिल करने में मदद करता है, मेरी भी और आपकी भी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पॉडकास्ट में आकर? एक्सीलेंट, बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर तुषार। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो इसे आप अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और उन लोगों के साथ शेयर करिए जो नी पेन या जॉइंट प्रॉब्लम्स को नॉर्मल एजिंग समझकर इग्नोर कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट हेल्थ फोकस एपिसोड देखना चाहेंगे। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।